Yes, good afternoon everyone. Okay, so लास्ट मीटिंग में लास्ट जो लेक्चर हुआ था उसमें मेरा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया एंड मैंने कुछ नाइन्थ के टॉपिक्स भी बताए थे, राइट, जो ऑब्वियसली आप लोग पढ़ चुके हो। एंड मैंने कुछ टेंथ के टॉपिक्स, मतलब टेंथ के पूरे टॉपिक्स हम लोग ने इंडेक्स देख लिया। एंड इंडेक्स देखने के बाद में हम लोगों को समझ में आया कि आप लोगों को टेंथ का हिस्ट्री में आपको कौन से टॉपिक आने वाले हैं एंड उस टॉपिक के अंदर आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं, राइट। सो नाउ, अब मैंने पहला टॉपिक भी आपका स्टार्ट किया, दैट इज हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, राइट। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा एक बार गो थ्रू करते हैं, राइट। वरना ऐसा ना हो जाए एक हफ्ते के बाद लेक्चर हो रहा है, लास्ट लेक्चर में मैम ने क्या पढ़ाया वो सब दिमाग से वाइप आउट हो गया। सो बेटर व्हाट वी विल डू इज कि हम लोग थोड़ा सा नॉट यू नो थोड़ा सा जो है वो देख लेते हैं एक बार कि लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा था। So last lecture I have started with, right, historiography development in the West. So basically इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि हिस्ट्री लिखने का तरीका, what is a traditional historiography and what is a modern historiography. So I started with this topic and इस टॉपिक में जो पहला पेज है उसमें ये बताया गया है, चलो हम लोग पहले पेज पे आते हैं। I will scroll and come to the first page. Now, मैं पहले पेज की बात करूं तो इसमें हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में बताया है। व्हाट इज द हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च कैसे होते हैं, राइट। इवन हिस्ट्री इज अ साइंस, राइट, सोशल साइंस का ब्रांच है या सोशल साइंस का हिस्सा है हिस्ट्री। सो हिस्ट्री इज लाइक अ साइंस, बट फिजिकल साइंस और नेचुरल साइंस में जैसे एक्सपेरिमेंट होते हैं, ऑब्जर्वेशन होता है, वैसे हिस्ट्री में नहीं होता है। इट इज नॉट पॉसिबल इन द हिस्ट्री कि हम लोग जो है वो लैब में जाए और फिर वहां पे जाके हिस्टोरिकल रिसर्च करें। सो फिजिकल साइंस एंड नेचुरल साइंस के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो प्रॉपर लैब में होते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च जो होता है उसके लिए हम लोगों को अलग अलग बुक, आर्टिफैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, पुराने जितने भी डॉक्यूमेंट्स, पुराने बुक्स, पुराने जितने भी आर्टिकल्स हैं, पुराने जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट है, पुराने बिल्डिंग्स हैं, उन सब बिल्डिंग्स को देखना पड़ता है, बुक्स को रीड करना पड़ता है। एंड आफ्टर दैट हम लोग हिस्टोरिकल बोल सकते हैं कि हिस्टोरिकल रिसर्च हुआ। एंड आफ्टर दैट वी कैन कम टू द कंक्लूजन। सो बेसिकली हिस्टोरिकल रिसर्च कैसे होता है, पुराने जितने भी मॉन्यूमेंट्स ले लो, पुराने बुक्स ले लो, डॉक्यूमेंट्स ले लो, राइट, आर्टिफैक्ट्स ले लो, या जो भी है पुरानी सब चीजें जो है वो सब देखने के बाद, राइट, उसको प्रॉपर स्टडी करने के बाद हम लोग कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि हिस्ट्री में या पास्ट में ऐसा हादसा हो चुका है। नाउ when I talk about what, अभी हिस्टोरिकल रिसर्च के भी अलग अलग मेथड्स हैं, स्टाइल है, अपने हिस्टोरियंस के अपने अपने स्टाइल होते हैं। सो बेसिकली हिस्टोरियन अपनी स्टाइल को फॉलो करते हैं, सब हिस्टोरियंस जो है अपने हिसाब से जाते हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट द हिस्टोरियंस, हिस्टोरियन जब भी पुरानी किताब पढ़ते हैं या फिर पुराने डॉक्यूमेंट्स रीड करते हैं तो व्हाट दे विल डू, वो लोग ये देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम एन हिस्टोरियन, व्हाट आई विल डू कि पुराना जो जिसने किताब लिखी है तो उनका लिखने का व्हाट ऑथर का, पुराने ऑथर का लिखने का तरीका, लेटरिंग स्टाइल, लेटर इज अ डॉक्यूमेंट, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, तो वो लेटर लिखने का तरीका, राइट। मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये लेटर कब लिखा गया था, कौन से ईयर में लिखा गया था, कितने सालों पहले लिखा गया था। टाइप ऑफ पेपर, पेपर कैसे होते हैं, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, पेपर्स के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। पार्चमेंट होता है, राइट, हम लोगों को पुराने टाइप स्टाइल के जो पेल येलो कलर के पेपर्स होते हैं वो पहले के जमाने में आते थे, आज से 400-300 साल पहले, राइट। एंड अभी हम लोगों को देखने मिलता है कि पेपर की बहुत अच्छी थिक क्वालिटी दिखाई देती है। तो ये सब क्या है, ये हम लोगों को पेपर के टाइप्स दिखाई देते हैं। स्टैंप अथॉरिटी, जितने भी राजाओं ने राज किया है उनके अपने अपने स्टैंप होते हैं। जैसे आज हम लोगों को देखने मिलता है कि इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंप है, वैसे ही पहले के जमाने में भी हम लोगों को दिखाई देता है कि जितने भी राजाओं ने राज किया है, राइट, जितनी भी डायनेस्टीज है, खानदान, हम लोग बोलते हैं ना, जैसे मुगल खानदान है, राइट, मराठा खानदान है, इन लोगों ने राज किया तो इनके भी अपने अपने एक अलग क्या है, इनके भी अपने अपने अलग एक लेटरिंग स्टाइल है, सॉरी, स्टैंप अथॉरिटी है, राइट। तो वो स्टैंप अथॉरिटी तभी के जमाने में हुआ करता था। एंड फिर उसको देखने के बाद हिस्टोरियंस को पता चलता है कि ये लेटर
या ये पर्टिकुलर बुक कितने साल पुरानी है, राइट? सो दिस ऑल आर द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। ये सब क्या है? हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड है। अब मेथड्स में हम लोगों को ये ग्रीन बॉक्स दिखाई देता है। तो सबसे पहले हिस्टोरियंस क्या करते हैं जब हिस्टोरिकल रिसर्च किया जाता है? तो वो लोग क्या करते हैं? हम लोग स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, critical examination of various examining of various source of history। हिस्ट्री के जितने भी सोर्स है उनको अलग अलग तरीके से क्या करना? एग्जामिन करना, राइट? फिर जो रिलेवेंट रेफरेंसेस है, रिलेवेंट मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मराठा डायनेस्टी, मराठा खानदान के ऊपर अगर हिस्ट्री लिखनी है, किताब लिखनी है, तो व्हाट आई विल डू, उसके रिलेटेड, उसके रिलेवेंट जितने भी या उसके रिलेटेड जितने भी किताबें हैं, राइट, वो सब किताबें मैं ढूंढ निकालूंगी, रेफरेंस बुक, राइट। किसी ने शायद शिवाजी महाराज के ऊपर, सिर्फ शिवाजी महाराज के ऊपर किताब लिखी हो, किसी ने शायद सिर्फ संभाजी महाराज के ऊपर किताब लिखी हो, किसी ने शायद सिर्फ, हम लोगों को देखने मिलता है कि राजा राम, जो छत्रपति राजा राम थे उनके ऊपर किताब लिखी हो, राइट, किसी ने सिर्फ जीजा माता है उनके ऊपर किताब लिखी हो। तो इसके रेफरेंस, इसके रिलेटेड भी जितनी किताबें हैं वो सब किताबें मैं पढ़ूंगी एंड फिर मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी। नाउ व्हाट इज योर सेकंड पॉइंट, योर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, सॉरी, या थर्ड पॉइंट इज हम लोगों को देखने मिलता है कलेक्टिंग द हिस्टोरिकल information, highlighting the process that lead, right, that lead to historical transition, carrying out the comparative analysis। अब क्या करना है? जितने भी हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिले हैं या प्रूफ मिले हैं या मैंने जो किताबें पढ़ी है, राइट, उसमें जो मेन मेन पॉइंट है उनको हाईलाइट करना, राइट, मतलब हर एक किताब को पढ़ना, हर एक किताब के जितने भी पॉइंट्स है उनको हाईलाइट करना और उनको कंपेयर करना। अगर मेरे पास मराठा हिस्ट्री के ऊपर 10 किताबें हैं तो वो पूरे 10 किताब मैं रीड करने वाली हूँ, उसपे से जो मेन मेन पॉइंट है वो हाईलाइट करने वाली हूँ एंड उसको कंपेयर करने वाली हूँ। पूरी 10 किताबों को मैं एक दूसरे से कंपेयर करूंगी। Your next point. When I'll talk about the next point, understanding the reference regarding time and space of given historical event and also various conceptual framework used in historical research method. As I told you in the last lecture, history cannot be recreated, right? फिजिकल साइंस और नेचुरल साइंस को हम लोग रिक्रिएट कर सकते हैं। जो एक्सपेरिमेंट होते हैं फिजिकल साइंस एंड नेचुरल साइंस में, उसको रिक्रिएट किया जा सकता है लैब में, लेबोरेटरीज में। बट व्हेन आई टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्ट्री कैन नॉट बी रिक्रिएटेड। उस टाइम और उस स्पेस में हम लोग जा नहीं सकते, सिर्फ उसको इमेजिन कर सकते हैं। एंड सबसे पहला मेन पॉइंट, दैट हिस्ट्री को हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही सेट किया जाता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 सीरियल वाइज हम लोग उसको सेट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है? जितनी भी किताबें हैं उसको रीड करना है, उस टाइम और उस स्पेस के बारे में सोचना है और एक अपने दिमाग में फ्रेम वर्क रेडी करना है। इफ आई एम अ हिस्टोरियन and I'm writing history on Maratha dynasty, at that time what I will do, I'm going to read each and every book which is related to Maratha history। मैं हर वो किताब पढ़ने वाली हूँ जो मराठा हिस्ट्री को रिलेट करती है। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मेक अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इन माय माइंड, राइट, कि ऐसे हुआ था उस टाइम में, ऐसे हुआ था उस टाइम में, वैसे हुआ था, वो ऐसा हादसा हुआ था। ये सब अपने दिमाग में बनाऊंगी और मैं उसको लिखूंगी, राइट। एंड उसके बाद में मैं उसको क्या करने वाली हूँ? उसके ऊपर एक क्वेश्चन बुक बनाऊंगी या क्वेश्चन बैंक बनाऊंगी। ऑब्वियसली जब मैं 10 किताब पढ़ती हूँ तो हर एक ऑथर की किताब अलग होगी। मेरे सामने अगर सपोज मराठा डायनेस्टी के ऊपर 10 किताबें हैं तो सबका कॉन्सेप्ट अलग होगा ना, बट एवरी ऑथर इज गोइंग टू राइट द सेम थिंग। समवॉट तो मिसमैच हो सकता है ना। तो मैं वो 10 किताब पढ़ने के बाद व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चन टू माई सेल्फ, या मेरे दिमाग में अलग अलग क्वेश्चन बनने वाले हैं कि ये हादसा हुआ था तो क्यों हुआ था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। एंड उसके बाद में योर लास्ट पॉइंट इज फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, यू नो व्हाट, अजम्पशन। मैं ये अज्यूम करूंगी, ये ऑब्वियसली ये अजम्पशन मेरा क्लियर हो जाएगा 10 किताब पढ़ने के बाद। मैं ये अज्यूम करने वाली हूँ बिकॉज हिस्ट्री कैन नॉट बी रिक्रिएटेड, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू अज्यूम कि उस पर्टिकुलर टाइम स्पैन में ये हादसा हुआ था। तो फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस एज इन हमारे पास पूरा फुल प्रूफ कंक्लूजन नहीं है,
जैसे फिजिकल साइंस एंड नेचुरल साइंस में व्हाट वी डू, हमारे पास फुल प्रूफ कंक्लूजन होता है क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं. बट व्हेन आई विल टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल रिसर्च, इन दिस हिस्ट्री कैन नॉट बी रिक्रिएटेड, सो इट्स एन अजम्पशन के हिसाब से हम लोग चलते हैं एंड फिर फाइनल कंक्लूजन आता है. हाँ, बट सबका, जितने भी हिस्टोरियन है, सबका फाइनल कंक्लूजन वेरी करता है. ये पॉइंट हमेशा याद रखना. if I'm an historian, if I'm writing history on Maratha dynasty, so in that case हम लोगों को ये देखने मिलता है कि मेरा कंक्लूजन अलग रहेगा तो दूसरे हिस्टोरियन का भी कंक्लूजन अलग रहेगा जो मराठा डायनेस्टी के ऊपर हिस्ट्री लिख रहा है. राइट. सो ये जितना भी मैंने आप लोगों को अभी बताया है, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में रेफर कर चुके हैं. सो मैंने जस्ट एक शॉर्ट समरी बताई आपको. नाउ आई विल मूव टूवर्ड नेक्स्ट पेज, दैट इज योर पेज, दैट इज पेज नंबर 2. राइट. तो सबसे पहले ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी, इस पे जाने से पहले हम लोग और भी अलग डिसिप्लिन या और भी अलग मेथड्स देखेंगे हिस्टोरिकल रिसर्च के. जब हिस्टोरिकल रिसर्च होते हैं या हिस्ट्री रिसर्च किया जाता है, हिस्टोरिकल रिसर्च या हिस्ट्री का रिसर्च होता है, तो और भी कई सारे मेथड्स है. जैसे मैंने सबसे पहला मेथड आपको क्या बताया, आई टोल्ड यू अबाउट दैट इज व्हाट ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, लेटरिंग स्टाइल, मैन्युफैक्चरिंग डेट, पेपर, टाइप ऑफ पेपर. राइट. उसके बाद में हम लोगों को देखने मिलता है कि तभी का स्टैम्प अथॉरिटी क्या था. ये एक मेथड हो गया. फिर formulating hypothesis, फिर asking relevant questions, referring different types of book, relevant book पढ़ना, right, दिमाग में questions ready करना, pre-assumption and everything. Even this is an second method. Now I'm going to explain you the third method of historical research. So I will read that paragraph. Method of various disciplines are useful in historical research. For example, archaeology, archival science, manuscript, epigraphy, study of inscription, analysis of lettering style, linguistic, numismatic, study of coin, genealogy, study of lineage, etc. Again, this is the third method. जो आपके स्क्रीन पे मैंने पेज शेयर किया है, आपके हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक का ही पेज है वो. दिस इज द थर्ड मेथड. अब तक जो हम लोगों ने देखा, ये थर्ड मेथड आपको दिखाई देगा हिस्टोरिकल रिसर्च का. नाउ इसमें से मैं आपको हर एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी. आई होप आप सब लोगों के पास टेक्स्ट बुक होगी. तो व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप इस पैराग्राफ को ब्रैकेट में डाल दो, बिकॉज ये आपको एज इन डू एज डायरेक्टेड, एज इन कॉन्सेप्ट चार्ट करके पूछ सकते हैं. एग्जैक्टली. हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, ये हेडलाइन रहेगा. इफ यू हैव पेन एंड पेपर्स विद यू, तो आप आपके पास एक बुक होगी, तो बुक ले लो एंड पेन ले लो एंड हेडलाइन डालो. मैं आपको कॉन्सेप्ट चार्ट बता रही हूँ. ये पैराग्राफ जो है आपको पूछा जाएगा एज इन कॉन्सेप्ट चार्ट. राइट. इन शॉर्ट, डू एज डायरेक्टेड. तो इसका हेडलाइन क्या हो सकता है, जब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट चार्ट करके क्वेश्चन जब ये पूछा जाएगा, तो इसका हेडलाइन होगा, इसकी हेडलाइन होगी मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च. राइट. मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ऐसे भी पूछा जा सकता है, और एल्स मेथड ऑफ वेरियस डिसिप्लिन यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च. सेकेंड हेडलाइन ये लिखोगे आप लोग, मेथड ऑफ वेरियस डिसिप्लिन आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च. तो आपको ये सब पॉइंट्स लिखने हैं. आर्कियोलॉजी, आर्काइवल साइंस, मनुस्क्रिप्ट, एपिग्राफी, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन नहीं लिखोगे ब्रैकेट वाला तो भी चलेगा. So what you're going to write, your headline is going to be method of various disciplines are useful in historical research. ये पूरा हो गया आपका हेडलाइन. इसके अंदर जो पॉइंट लिखने वाले हो आप लोग, दैट इज आर्काइवल साइंस, आर्कियोलॉजी, मनुस्क्रिप्ट, एपिग्राफी, एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, लिंग्विस्टिक एंड जीनियोलॉजी. ये सब आपके अंदर के पॉइंट्स है. इसीलिए आई टोल्ड यू कि ये पूरा पैराग्राफ ब्रैकेट में जाएगा, क्योंकि ये आपको कॉन्सेप्ट चार्ट करके पूछा जा सकता है. नाउ मैं आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करने वाली हूँ. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि एक एक पॉइंट यहाँ पे देखेंगे. सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट द आर्कियोलॉजी. आर्कियोलॉजी आप यहाँ पे अभी टेक्स्ट बुक में देख रहे हो. मे बी ऐसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है आप में से ये सोच सकते हैं कि मैम आर्कियोलॉजी पहली बार सुना है. बट आप जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स विजिट करते हो बचपन में या अब तक, आप गए होंगे शायद,
या यू नो व्हाट, वंस विद योर फैमिली आई वेंट टू सी द ताजमहल, ताजमहल देखने के लिए चले गए आप लोग, कुतुब मीनार देखने के लिए चले गए आप लोग, राइट? या यू नो व्हाट, अगर मैं अच्छा एग्जांपल दूं तो एलिफेंटा केव, वी स्टे इन मुंबई, और एलिफेंटा केव भी एक हिस्टोरिकल साइट है। तो ऑब्वियसली हम लोगों, यू नो बट मैं ये बोलूंगी कि आप लोगों में से कोई तो एक, एटलीस्ट मैं बोलूंगी एक या दो यू नो व्हाट स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं कि शायद जो एलिफेंटा केव देखने के लिए चले गए हो शायद से। तो इवन दैट इज आर्कियोलॉजिकल साइट। आर्कियोलॉजिकल साइट या आर्कियोलॉजी का मतलब क्या है? पुराने बिल्डिंग्स, पुराने स्ट्रक्चर्स, पुराने मॉन्यूमेंट्स, राइट? जब हिस्टोरिकल रिसर्च होते हैं, हिस्टोरियंस, राइट, जो हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं उनको हिस्टोरियन कहा जाता है। तो जितने भी हिस्टोरियंस होते हैं, व्हाट दिस पीपल डू, ये हिस्टोरियंस जो है पुराने मॉन्यूमेंट्स, पुराने बिल्डिंग्स, पुराने साइट विजिट करते हैं। ऑब्वियसली वहां पे भी कुछ सुराग मिल जाए, वहां पे भी कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए, वहां पे भी कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर किताब लिखने में आसानी होगी या हिस्ट्री लिखने में आसानी होगी। तो व्हाट बेसिकली हिस्टोरियन डू, हिस्टोरियन जो है वो आर्कियोलॉजिकल साइट जो है वो स्टडी करने के लिए जाते हैं। तो जितने भी पुराने आर्कियोलॉजिकल साइट है, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में अगर हम लोग बात करेंगे, नाउ आई टॉक अबाउट यू नो व्हाट, मैं अगर महाराष्ट्र की बात करती हूँ, तो महाराष्ट्र में भी बहुत आर्कियोलॉजिकल साइट है। जैसे अगर मैं मुंबई की बात करूंगी तो वी हैव एलिफेंटा केव, गेटवे ऑफ इंडिया, राइट। उसके बाद में हम लोगों को देखने मिलता है काणेरी केव्स है। अंबरनाथ में जाओगे तो बहुत पुराना महाभारत के टाइम पे बनाया हुआ शिव जी का मंदिर है, राइट। ये जो चीजें हैं, मैं मुंबई की बात कर रही हूँ, प्रॉपर आई एम टॉकिंग अबाउट द मुंबई। तो ये बहुत पुराने अगर मैं बात करूंगी तो ये बहुत पुराने मॉन्यूमेंट्स है। तो हिस्टोरियंस जो है वो लोग क्या करेंगे, दे विल विजिट टू दिस साइट, राइट। वो लोग उस साइट को विजिट करेंगे, साइट विजिट करने के बाद में वो लोग देखेंगे, मटेरियल चेक करेंगे, या फिर यू नो व्हाट, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन आई टॉक अबाउट द एलिफेंटा केव, उसको तो यू नो व्हाट इट हैज बीन कार्व्ड आउट ऑफ यू नो व्हाट माउंटेन, एक माउंटेन है, उसमें गुफा के अंदर हम लोगों को देखने मिलता है कि अलग अलग मूर्तियों को उन लोग ने क्या किया है, मूर्तियां बनाई है। स्टोन को प्रॉपर शेप दे के उन्होंने वो मूर्तियां बनाई है, राइट। सो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे क्या देखने मिलता है कि अगर सपोज कोई हिस्टोरियन एलिफेंटा केव विजिट करता है तो वो क्या देखेगा कि इसको स्टोन में बनाया गया है, राइट। स्टोन को प्रॉपर शेप देके उसमें मूर्तियां बनाई गई है एंड ऑल वगैरह। तो हम लोगों को देखने मिलता है कि उसमें बहुत बड़े बड़े जाइंट मूर्तियां हैं जो 10 फीट से, अप्रोक्सीमेटली 10 फीट से ऊपर होंगे वो। तो अगर मैं बात करूंगी तो हिस्टोरियंस जैसे आर्कियोलॉजिकल साइट पे विजिट करते हैं, राइट। आर्कियोलॉजिकल साइट पे विजिट करना, देखना कैसे कौन से मटेरियल से बनाया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल कुतुब मीनार कौन से मटेरियल से बनाया गया है। अगर कुतुब मीनार आज से हम लोगों को देखने मिलता है कि 13 to 14 सेंचुरी में ये बनाया गया था। तो 13 to 14 सेंचुरी में जब ये बनाया गया था, तभी के जमाने में बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाने के लिए कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता था, ये सब हिस्टोरियन चेक करने वाले हैं। तो इन सब चीजों को हम लोग आर्कियोलॉजी बोलते हैं, जहाँ पे पुराने स्ट्रक्चर्स, पुराने मॉन्यूमेंट्स, पुराने साइट्स, पुराने बिल्डिंग को सही तरीके से देखना, वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना एंड फिर हिस्टोरिकल रिसर्च करना। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट द आर्काइवल साइंस। आर्काइवल साइंस, नाउ व्हाट इज द आर्काइवल साइंस? आपने 9th में आर्काइव के बारे में पढ़ा होगा, यस। शायद आपको याद नहीं आ रहा होगा, बट आर्काइवल साइंस मैंने तभी आपको डिटेल में नहीं बताया था, ऑब्वियसली बिकॉज आपको तभी इन डिटेल में व्हाट इज आर्काइवल साइंस या आर्काइव होता क्या है, ये आपको तभी डिटेल में कुछ भी नहीं था 9th हिस्ट्री में। अभी 10th में व्हाट इज आर्काइव एंड व्हाट इज आर्काइवल साइंस ये आपको डिटेल में आने वाला है। सो व्हाट इज आर्काइवल साइंस? आर्काइवल साइंस पुराने डॉक्यूमेंट्स पढ़ना, जितने भी पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, पुराने लेटर्स हैं, उनको स्टडी करना, right? So there is vast difference between library and archive. आर्काइव में सब मॉन्यूमेंट्स रखे जाए, सॉरी, आर्काइव में जो है हम लोगों को देखने मिलता है सब पुराने जमाने के लेटर्स, पुराने जमाने के डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, राइट। पुराने जमाने के न्यूज़पेपर्स ले लो, पुराने जमाने के हम लोगों को देखने मिलता है डॉक्यूमेंट्स ले लो, लेटर्स ले लो, ये सब रखे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसी को लेटर लिखा है, ब्रिटिश ऑफिसर्स ने किसी को लेटर लिखा है, शिवाजी महाराज ने किसी को लेटर लिखा है, या फिर मुगलों ने किसी को लेटर लिखा है, ये लेटर्स जो है वहां पे रखे जाते हैं।
मुगलों के टाइम में जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, 2-3 पेजेस के, 5 पेजेस के, 10 पेजेस के जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो डॉक्यूमेंट्स वहां पे रखे जाते हैं, राइट। तो आर्काइवल साइंस इज द स्टडी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, जितने भी पुराने जमाने के लेटर्स, पुराने जमाने के हम लोगों को देखने मिलता है डॉक्यूमेंट्स है, पुराने जमाने के हम लोग अगर बात करेंगे तो पुराने जमाने के न्यूज़पेपर्स है, उन सब चीजों पे स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड आर्काइवल साइंस, राइट। मनुस्क्रिप्टोलॉजी, मनुस्क्रिप्टोलॉजी बेसिकली जितने भी हम लोगों को देखने मिलता है इंडियन स्क्रिप्ट्स है या फिर साउथ एशियन स्क्रिप्ट है, उसको मनुस्क्रिप्ट कहा जाता है। आई विल रिपीट अगेन, मनुस्क्रिप्ट किसको कहा जाता है? जितने भी साउथ एशियन स्क्रिप्ट्स है, साउथ एशिया के जितने भी स्क्रिप्ट है उसको मनुस्क्रिप्ट कहा जाता है। मनुस्क्रिप्ट को अगर मैं हिंदी में कन्वर्ट करूंगी तो इट इज कॉल्ड एज इन पांडुलिपि, मतलब पांडवों ने बनाई हुई हैंड राइटिंग, या पांडवों ने बनाया, पांडवों ने क्रिएट किया हुआ लैंग्वेज। सो बेसिकली हम लोगों को पता है पांडवास कौन थे, राइट। महाभारत, हिंदू माइथोलॉजी के हिंदू माइथोलॉजी को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो महाभारत एक बहुत बड़ा वॉर हुआ था, एंड उसमें हम लोगों को देखने मिलता है एक साइड में पांडवास थे तो एक साइड में कौरवास थे। तो पांडवों ने जिस लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन किया था, राइट, या उनके डायनेस्टी, उनके खानदान से जो लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन हुआ है, दैट इज कॉल्ड द मनुस्क्रिप्ट। तो मनुस्क्रिप्ट हम लोगों को देखने मिलता है, ज्यादातर ये आपको साउथ एशिया में ही दिखाई देगा, जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज है। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन आई टॉक अबाउट द इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, राइट, या तो फिर अगर मैं बात करूंगी भूटान, इंडोनेशिया, म्यांमार, यहाँ पे ये सब साउथ एशियन कंट्रीज है। आई विल रिपीट अगेन, इंडिया, पाकिस्तान, या फिर श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव्स, भूटान, इंडोनेशिया, राइट, ये जितने भी कंट्रीज है ये सब साउथ एशियन कंट्रीज है, और यहाँ पे मनुस्क्रिप्ट आपको दिखाई देंगे, राइट। अब मनुस्क्रिप्ट जो है हम लोगों को ये देखने मिलता है, व्हेन आई टॉक अबाउट द मनुस्क्रिप्ट, मनुस्क्रिप्ट की अगर मैं बात करूंगी तो साउथ एशियन जितनी भी पुरानी किताब है उनको स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड मनुस्क्रिप्टोलॉजी। मतलब इन शॉर्ट हिस्टोरियंस जो है वो सब साउथ ईस्ट एशिया की हिस्ट्री स्टडी करते हैं, साउथ ईस्ट एशिया की जितनी भी पुरानी किताबें हैं उसको स्टडी करना, राइट, उसको रिसर्च करना, उसमें से अलग अलग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उन सब चीजों को हम लोग मनुस्क्रिप्टोलॉजी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट इज एनालाइजिंग, एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, पुराने जमाने के लेटर्स, राइट, पुराने जमाने के लेटर्स एज एन हम लोग बोलेंगे कि मुगलों के दौर के लेटर्स, 5th century, 6th century, 7th century, 10th century, 11th century, 15th century, 13th century, 18th century, 19th century, 17th century में सब जो लेटर्स लिखे गए हैं, कौन से राजाओं का राज, कौन से खानदानों का, डायनेस्टी का राज, डायनेस्टी एज एन खानदान, कौन से डायनेस्टी का राज हमारे यहाँ पे चल रहा था, मुगल डायनेस्टी, मराठा डायनेस्टी, राइट। इन डायनेस्टी हम लोगों को देखने मिलता है ये जितने भी डायनेस्टी के लोग थे उनका लेटर लिखने का तरीका, उनका स्टैंप मारने का तरीका, या उनका स्टैंप कौन से स्टाइल में था, या उनका स्टैंप कैसे था, तो लेटर्स में सब होता है। तो उर्दू लैंग्वेज है, या फिर हम लोगों को देखने मिलता है ब्राह्मणी लैंग्वेज है, या तो फिर अगर हम लोग बोलेंगे संस्कृत लैंग्वेज है, राइट, या प्योर हम लोगों को मोडी लैंग्वेज दिखाई देती है, या पुराने जमाने की इंग्लिश लैंग्वेज हम लोगों को एकदम प्रॉपर इंग्लिश, फ्रेंच, पोर्चुगल लोग, इन लोगों ने हमारे इंडिया पे राज किया है, तो उनका लेटर लिखने का तरीका, राइट, ये सब स्टडी करना, ये भी इसकी भी स्टडी होती है, राइट। उसके थ्रू तो पता चलता है कि ये लेटर कौन से साल पहले कौन से डायनेस्टी ने लिखा था, या यू नो व्हाट, कौन से राजा ने लिखा था, राइट। नेक्स्ट इज अ लिंग्विस्टिक, न्यूमिस्मेटिक, सॉरी, लिंग्विस्टिक। When I talk about the linguistic as in हम लोगों को देखने मिलता है स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज के ऊपर स्टडी करना, अलग अलग लैंग्वेज के ऊपर स्टडी करना। तो लैंग्वेजेस बहुत सारे हैं, स्टार्टिंग as I told you in the last lecture, Telugu is the oldest language of India, या फिर मैं बोलूंगी oldest language of the world. Now say in India we should know that तेलुगु सबसे पुराना लैंग्वेज है इंडिया का, इंडिया या फिर मैं बोलूंगी वर्ल्ड का सबसे पुराना लैंग्वेज है, जो आज भी एग्जिस्ट करता है, आज भी लोग तेलुगु भाषा में बात करते हैं,
वो वक्त के हिसाब से वैनिश नहीं हुआ, मिट नहीं गया. स्टिल पीपल टॉक इन तेलुगु लैंग्वेज व्हेन विल मूव टुवर्ड्स साउथ इंडिया, राइट. सो पुरानी भाषाओं के ऊपर स्टडी करना, that is called a linguistic. जैसे for example तेलुगु, तमिल, संस्कृत लैंग्वेज, ब्राह्मणी लैंग्वेज, मोडी लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज, देवनागरी दैट इज हिंदी लैंग्वेज, इन सब भाषाओं पे स्टडी करना, ये सब आता है लिंग्विस्टिक में. तो लिंग्विस्टिक इज अ स्टडी ऑफ अ डिफरेंट लैंग्वेजेस. अलग अलग लैंग्वेजेस के ऊपर स्टडी करना, उसको हम लोग लिंग्विस्टिक बोलेंगे. न्यूमिस्मेटिक, न्यूमिस्मेटिक इज अ स्टडी ऑफ कॉइन्स. जो भी पुराने पुराने कॉइन्स होते हैं, राइट, तो हम लोगों को देखने मिलता है. इट्स नॉट अबाउट कॉइन्स, सिर्फ कॉइन्स नहीं होते, पुराने जमाने के मेडल्स भी तो होते हैं ना. न्यूमिस्मेटिक में हम लोगों को देखने मिलता है पुराने जमाने के, अगर हम लोग बात करेंगे, नो नो नॉट मेडल, मेडल एपिग्राफी में आएगा. आई विल यू नो व्हाट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. न्यूमिस्मेटिक इज अ प्रॉपर स्टडी ऑफ साइंस. तो न्यूमिस्मेटिक जब हम लोग बात करते हैं तो इट्स अ प्रॉपर स्टडी ऑफ कॉइन, पुराने जमाने के कॉइन. आज हम लोगों को देखने मिलता है 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ. सो हम लोगों को ये बात पता है दैट मोदी गवर्नमेंट आया एंड उन्होंने डिमोनेटाइजेशन लाया, और हम लोगों को नए 2000 के नोट, 20 के नोट, 10 के नोट, 50 के नोट, 100 के नोट दिखाई, 200 की नोट दिखाई देती है, राइट. सो ये क्या हुआ कि बाबा आज से 30 साल के बाद शायद ऐसे हो सकता है कि हिस्टोरियंस जो है, या हमारा आने वाला जनरेशन जो है, वो ये स्टडी करेगा कि 2016 में नोट डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोट पूरे बदल गए थे, नोटबंदी हुई थी और नए नोट आए थे. तो स्टडी हो सकता है ना, तो तभी के नोट कैसे बनाए गए थे, मटेरियल कैसा था. वैसे जैसे आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, मुगलों के राज में कौन से कॉइन्स इस्तेमाल किए जाते थे. मुगल्स जो है वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम, अलग अलग कॉइन्स का इस्तेमाल करते थे, राइट. प्लैटिनम बेसिकली नहीं यूज किया जाता था, राइट. गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर इन कॉइन्स का इस्तेमाल किया जाता था. तो मुगलों के दौर में कौन से कॉइन्स इस्तेमाल किए जाते थे, मराठास के दौर में कौन से कॉइन इस्तेमाल किए जाते थे, राइट. उससे पहले कौन से कॉइन्स इस्तेमाल किए जाते थे. या जब हम लोग एंशियंट इंडिया की बात करेंगे या एंशियंट पीरियड की बात करेंगे, तभी कौन से कॉइन्स इस्तेमाल किए जाते थे. ये सब चीजें आती है न्यूमिस्मेटिक. न्यूमिस्मेटिक. नाउ आई लेफ्ट वन पॉइंट, मतलब मेरे से एक पॉइंट छूट गया, दैट इज एपिग्राफी. मैं एपिग्राफी समझाऊंगी, फिर उसके बाद में हम लोग जिनोलॉजी पे आते हैं. नाउ व्हाट इज एपिग्राफी. एपिग्राफी इज अ स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन. एपिग्राफी, एपिक एज इन यू नो व्हाट, जितने भी पुराने हम लोगों को देखने मिलता है, जितने भी पुराने इंस्क्रिप्शन है, जैसे आपके स्क्रीन पे आपको एक इंस्क्रिप्शन दिखाई देगा स्टोन का, द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन, राइट. इंग्लैंड के, फ्रांस के म्यूजियम में, दैट इज लवरे म्यूजियम, फ्रांस के म्यूजियम में आज भी हम लोगों को देखने मिलता है, ये इंस्क्रिप्शन रखा गया है. एंड दिस लवरे म्यूजियम इज लोकेटेड इन फ्रांस, राइट. अब ये इंस्क्रिप्शन जो है, राइट, इसको स्टडी करना, राइट, ये एपिग्राफी में आता है. तो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन मतलब पुराने पत्थरों पे जो लिखा जाता था, या पुराने हम लोगों को देखने मिलता है कॉपर प्लेट, सिल्वर प्लेट, गोल्ड प्लेट पे लिखा जाता था. जैसे आज कोई भी न्यूज पब्लिश होती है, तो हम लोग न्यूज़पेपर में उसको पब्लिश करते हैं, या टीवी चैनल्स पे बताया जाता है, वी हैव गूगल, यूट्यूब विद अस. पुराने जमाने में कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट को अगर उनको स्टोर करके रखना है, या कहीं पे उनको अगर लिखना है, तो उनके पास ऑप्शंस क्या हुआ करते थे. केव के वॉल, जितने भी केव है उसके वॉल्स का इस्तेमाल करते थे वो लोग, या फिर पत्थरों पे लिखना, या फिर कॉपर प्लेट्स पे लिखना, राइट, या तो फिर गोल्ड प्लेट्स पे लिखना, सिल्वर प्लेट्स पे लिखना. तो ये इन सब चीजों की जो स्टडी होती है, मतलब पुराने जमाने में कॉपर प्लेट्स, सिल्वर प्लेट्स, या तो फिर गोल्ड प्लेट, या फिर पत्थरों पे लिखना, या फिर वॉल्स पे लिखना. तो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, जो पुराने पुराने इंस्क्रिप्शन पत्थर वगैरह है, राइट, उन इंस्क्रिप्शन को स्टडी करना, दैट कम्स अंडर एपिग्राफी. एपिग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, पुराने जमाने के जितने भी, राइट, हमारे पास जो भी आई मीन में ये नॉट आर्टिकल, एक्चुअली पुराने जमाने के जितने भी हमारे पास इंस्क्रिप्शन है, पत्थर है, राइट, उनको स्टडी करना, उसके ऊपर क्या लिखा गया है, कौन सी भाषा में लिखा गया है, राइट, कौन सी ड्राइंग बनाई गई है, वो सब स्टडी करना, उसको हम लोग एपिग्राफी बोलते हैं. नेक्स्ट इज जिनोलॉजी. जिनोलॉजी इज हम लोगों को देखने मिलता है, लास्ट इज जिनोलॉजी. जिनोलॉजी इज अ फैमिली ट्री, राइट.
फैमिली ट्री के बारे में बताना। फैमिली ट्री जब हम लोग बोलेंगे तो जैसे व्हाट मैं अभी जस्ट बोल रही थी, डायनेस्टी, खानदान, राइट। सो मराठा डायनेस्टी शुरुआत कैसे हुई? मराठा डायनेस्टी की, मुगल डायनेस्टी। तो हु इज द हेड पर्सन ऑफ द मुगल डायनेस्टी? who is the head person of the Maratha dynasty? जैसे फॉर एग्जांपल when I talk about the मुगल डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी की मैं बात करती हूँ, राइट। तो हम लोगों को देखने मिलता है दैट इज बादशाह तैमूर, राइट। बादशाह तैमूर की अगर मैं बात करूं, ही वाज द हेड ऑफ द मुगल डायनेस्टी। उसके बाद में हम लोगों को देखने मिलता है बादशाह बाबर, बादशाह अकबर, बादशाह जहांगीर, राइट, फिर औरंगजेब, ऐसे सब लोग आए। तो जिनेलॉजी इज अ स्टडी ऑफ डायनेस्टीज, खानदान के बारे में स्टडी करना, ये जिनेलॉजी के अंडर में आता है। जिनेलॉजी हम लोग एक पर्टिकुलर खानदान, एक पर्टिकुलर डायनेस्टी, उसका हेड पर्सन कौन है और उनसे उस खानदान की शुरुआत हुई। जैसे अगर मैं बात करूंगी, बादशाह तैमूर जो थे, उनसे मुगल डायनेस्टी की शुरुआत हुई। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने मराठा डायनेस्टी की शुरुआत की, right? So this all things come under the genealogy. This is one of the method, ये जो आपको मैंने अभी जस्ट बताया, आर्कियोलॉजी, आर्काइवल साइंस, मनुस्क्रिप्टोलॉजी, एपिग्राफी, एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, लिंग्विस्टिक, न्यूमिस्मेटिक, जिनोलॉजी, ये जितने भी पॉइंट्स आपको मैंने अभी जस्ट बताए हैं, ये सब पॉइंट्स जो है हम लोगों को देखने मिलता है। When I talk about this points, ये सब जो है इट्स अ हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। इट्स वन ऑफ द व्हाट मैं ये बोलूंगी कि ये एक तरीका है हिस्टोरिकल रिसर्च करने का। ओके, किसी को कुछ डाउट? एनीबॉडी? सबको सब समझ में आ गया? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। और यू कैन डू इज यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, और आप लोग कुछ अगर डाउट है या कोई वर्ड, कोई पैराग्राफ नहीं समझ में आया हो तो यू कैन आस्क मी। अभी तक तो एक ही पैराग्राफ हुआ है, बट उस पैराग्राफ में भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जो आपको हो सकता है कि ना समझ में आए, या फिर आपको हो सकता है कि व्हाट कंफ्यूजन हो कहीं पे। सो यू कैन आस्क मी, मैं एक्सप्लेन करूँ। नो वन? ओके, चलो। तो मुझे किसी ने तो खुद को अब तक अनम्यूट नहीं किया है, सो मैं यही अज्यूम करके चलूंगी कि आपको डाउट नहीं है। Miss, यस, बोलो बेटा। that archival science, could you like explain again? Okay, now archival science is like study of various documents. आर्काइवल साइंस की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों को ये देखने मिलता है आर्काइवल साइंस में, मैं अलग अलग जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एज आई टोल्ड यू, आर्काइव एंड लाइब्रेरी में बहुत डिफरेंस है। लाइब्रेरी में हम लोगों को प्रॉपर बुक्स दिखाई देती है, राइट, लिटरेचर्स दिखाई देते हैं, बुक्स दिखाई देते हैं, 1000 पेजेस के, 2000 पेजेस के, राइट, बड़े बड़े बुक्स हम लोगों को दिखाई देते हैं लाइब्रेरी में। आर्काइवल साइंस इज लाइक कि सपोज जैसे आई एम क्यूरेटर। क्यूरेटर कौन होता है? जो आर्काइव मेंटेन रखता है। लाइब्रेरी और आर्काइव दिखने में सेम है, बट दोनों में फर्क है। तो मैं क्यूरेटर हूँ, जो आर्काइव मेंटेन रखता है उसको क्यूरेटर कहा जाता है। तो मैं अगर सपोज मुझे आर्काइव ओपन करना है, तो व्हाट आई विल डू, मैंने अपना पूरा स्टडी जो है, राइट, मेरी पूरी पढ़ाई मैंने हिस्ट्री में की है, मुझे हिस्ट्री सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट है और मुझे क्यूरेटर बनना है, तो मैंने क्यूरेटर के ऊपर कोर्स भी कर लिया। अब मुझे खुद का आर्काइव ओपन करना है, राइट। तो व्हाट आई विल डू, पुराने जितने भी डॉक्यूमेंट्स और बुक्स में बहुत फर्क होता है। पुराने डॉक्यूमेंट्स, 10 पेज के डॉक्यूमेंट्स, 5 पेज के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या पुराने लेटर्स जो होते हैं, उन लेटर्स के ऊपर स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड आर्काइवल साइंस, राइट। फिर मैं क्या करने वाली हूँ, वो पुराने डॉक्यूमेंट्स, पुराने लेटर्स, उसके ऊपर स्टडी करूंगी, वो सब उठा के अपने आर्काइव में रखूंगी। तो बेसिकली क्यूरेटर जो है, राइट, वो आर्काइवल साइंस की पढ़ाई करता है। आर्काइवल साइंस पुराने डॉक्यूमेंट्स, राइट, पुराने लेटर्स, उनके ऊपर डीपली स्टडी करना, और उस जमाने में कैसे डॉक्यूमेंट्स होते थे, हैंडराइटिंग कौन सी होती थी, कौन से भाषा में बात की जाती थी, या कौन से भाषा का इस्तेमाल किया जाता था, राइट, ये सब हम लोगों को आर्काइवल साइंस में दिखाई देता है। सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और लेटर स्टडी करना, ये आर्काइवल साइंस में आता है। ओके, समझ में आया बेटा आपको?
Yes. Okay, anybody else जिसको confusion है? Anyone? Okay, so और किसी को डाउट नहीं है? यही सोच के चल रही हूँ मैं। हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ जाते हैं, दैट इज 1.1 ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, राइट। अब हम लोग ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी मतलब पुराने जमाने की बात करेंगे हम, या पुराने जमाने में हिस्टोरिकल रिसर्च कैसे होते थे, या पुराने जमाने में हिस्ट्री कैसे लिखा जाता था, उन सब चीजों के बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी। सो फर्स्ट व्हाट आई विल डू, आई विल रीड दिस पैराग्राफ. We have learned about the historical research method, critically examine the historical sources and writing the historical narratives. The writing of critical historical narrative is known as historiography. A scholar who writes such narrative is a historian. सबसे पहले अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है, राइट, आप इस पैराग्राफ को ब्रैकेट में डालो क्योंकि आपके ये एक क्वेश्चन का आंसर है। बाद में मैं जब आपको आंसर्स दूंगी तब आपको समझ में आएगा, बट नाउ व्हाट यू विल डू इफ यू हैव टेक्स्ट बुक विद यू, सो आप सबसे पहले ये पैराग्राफ जो है उसको ब्रैकेट में डालो, राइट। नाउ व्हाट इज द हिस्टोरियोग्राफी? हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है इस पैराग्राफ में बताया गया है। हिस्टोरिकल रिसर्च, अलग अलग हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड्स, हम लोग ने 3 मेथड्स अब तक देख लिए हैं, राइट। मैंने आपको तीनों भी मेथड एक्सप्लेन किए हैं। एक जो आपके टेक्स्ट बुक में फर्स्ट पेज पे ग्रीन बॉक्स है, दैट इज वन ऑफ द मेथड, राइट। ऊपर जो हम लोग ने पढ़ा, इवन दैट इज अ मेथड, ये जो है ये भी एक मेथड है, राइट। उसके बाद में फर्स्ट पेज पे ग्रीन बॉक्स जो आपको दिखाई देता है, ये भी एक मेथड है। एंड इवन आप अपने रेड फर्स्ट पेज पे राइट हैंड साइड पे अगर देखोगे, लेटरिंग स्टाइल, ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, मैन्युफैक्चरिंग डेट, स्टैम्प अथॉरिटी, राइट, ये भी पेपर स्टाइल, पेपर टाइप्स, ये भी क्या है, ये एक मेथड का, हिस्टोरिकल रिसर्च का एक तरीका है, राइट। तो हिस्टोरियन अपने अपने हिसाब से मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। हर एक हिस्टोरियन का एक ही मेथड नहीं होता है, राइट। बेसिकली ये 3 मेथड्स जो बताए गए हैं, दिस आर द कॉमन मेथड्स जो हर एक हिस्टोरियन इस्तेमाल करता है, या हर एक हिस्टोरियन को कंपलसरी इस्तेमाल करना है। बट उसमें भी वो लोग चेंजेस ला सकते हैं, राइट। शायद मैं अपने दिमाग में ज्यादा क्वेश्चन तैयार करूं, बनाऊं मैं अपने दिमाग में ज्यादा क्वेश्चन, आई कैन डू दैट, राइट। तो इसमें स्लाइड चेंजेस, ये जो 3 मेथड आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को ऊपर एक्सप्लेन किए हैं, या आप लोगों को ऊपर टेक्स्ट बुक में फर्स्ट पेज और सेकंड पेज पे दिखाई देते हैं, दिस आर द 3 मेन मेथड्स जो मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस इस्तेमाल करते हैं, एंड उसमें स्लाइड चेंजेस ला सकते हैं, राइट। नाउ सो जितने भी हिस्टोरिकल रिसर्च है, उन अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करना, फिर जितने भी हम लोगों को देखने मिलता है सोर्सेज है, हिस्टोरिकल सोर्सेज है, उन सोर्सेज को क्रिटिकली एग्जामिन करना, मतलब क्या, उसको एकदम डीपली पढ़ना, उसमें से हर एक पॉइंट को पढ़ना, हर एक सेंटेंस, हर एक वर्ड का मतलब जान के लेना, दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकली एग्जामिनिंग, राइट। फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि वो लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री नरेट करते हैं, नरेट करना, लिखना, बोलना, राइट। तो हम लोगों को देखने मिलता है इन सब चीजों को हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। हिस्टोरियोग्राफी किसको कहा जाता है? जहां पे हिस्टोरियन, द पर्सन हु इज नरेटिंग, the person who is narrating history, that person is called as an historian. I will repeat again, जो history narrate करता है, उस बंदे को, उस इंसान को हम लोग हिस्टोरियन बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग हम लोगों को ये देखने मिलता है कि हिस्टोरियन जो है वो हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड का इस्तेमाल करेगा, हिस्ट्री के जितनी भी सोर्सेज है उन सोर्सेज को क्या करेगा, क्रिटिकली एग्जामिन करेगा, डीपली उसको, उसके ऊपर स्टडी करेगा, और फिर हिस्ट्री नरेट करेगा। तो इस एंटायर चीज को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, हिस्टोरियोग्राफी, राइट। इन सब चीजों को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, हिस्टोरियोग्राफी। और जो हिस्ट्री नरेट करता है उस इंसान को हम लोग हिस्टोरियन बोलेंगे, ओके। सो अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ जाते हैं, राइट। Historian cannot include every past event in his narrative. The inclusion and interpretation of historical events by the historians often
depends on the conceptual framework adopted by him. His style of writing is determined by that conceptual framework. As I told you, history cannot be recreated. और जब भी हिस्टोरिकल किताबें लिखी जाती है उसमें हर एक चीज हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते. तो आप लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आता होगा कि मैम हम लोग जो ये हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं तो ये भी तो झूठ हो सकती है ना. इट्स नॉट लाइक दैट. हिस्ट्री कैन नॉट बी रिक्रिएटेड. उस टाइम और स्पेस में हम लोग जा नहीं सकते. तो एक्चुअल में वो हादसा क्या हुआ था ये हम लोग कभी व्हाट नरेट ही नहीं कर सकते ना. राइट, वी डोंट हैव अ टाइम मशीन. या हम लोग बट हमारे पास उतनी पावर नहीं है कि हम लोग ने आंख बंद कर दिया और पुराने जमाने का पूरा हिस्ट्री जो है लाइक, या फिर टीवी में हम लोग ने टीवी चालू किया तो हम लोगों को पूरा हिस्ट्री दिखाई दे रहा है. आप लोग बोलोगे मैम यस, अभी हम लोग जैसे लॉकडाउन था लास्ट ईयर या अभी भी हम लोगों को देखने मिलता है कि सब माइथोलॉजिकल सीरियल्स आते थे जैसे रामायण महाभारत. राइट, तो उसमें भी तो वो लोग बताते हैं ना. हाँ, बट मैं ये बोलूंगी कि जब भी हिस्ट्री नरेट किया जाता था जैसे लास्ट ईयर लॉकडाउन था तो उसमें हिस्ट्री वो लोग सब माइथोलॉजिकल सीरियल्स बता रहे थे. राइट, हम लोगों को देखने मिलता है कि हिंदू धर्म या हिंदू कास्ट के ऊपर उन लोगों ने सब माइथोलॉजी हिंदू कास्ट के ऊपर सब माइथोलॉजिकल सीरियल्स बता रहे थे. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल महाभारत, रामायण. राइट, जैसे हनुमान जो है, राइट, उनके ऊपर बताया जा रहा था. हनुमान जी जो है उनके ऊपर बताया जा रहा था. लॉर्ड शिवा के ऊपर हम लोगों को देखने मिलता है एक सीरियल बेस था. राइट, महादेव करके. तो उसमें आप लोगों को क्या लगता है कि सब सच बताया होगा या उसमें जो बताया है दैट इज एवरीथिंग इज ट्रू? नहीं, कुछ चीजें जो है वो इमेजिनेटिव है. इमेजिनेशन अपने दिमाग में जो राइटर होगा या जो स्टोरी राइटर होगा, राइट, स्टोरी राइटर ने क्या किया होगा, उस स्टोरी राइटर ने कुछ चीजें इमेजिनेटिव डाली है ऑब्वियसली बिकॉज उस टाइम और उस स्पेस में हम लोग उस टाइम में हम लोग जा नहीं सकते. इट्स नॉट पॉसिबल. तो कुछ इमेजिनेटिव चीजें, राइट, नॉट प्योर इमेजिनेशन. कुछ हम लोगों को देखने मिलता है कि हिस्टोरियन सोचते हैं यहाँ पे. राइट, हम लोगों को देखने मिलता है हिस्टोरियन सोचते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को देखने मिलता है कि इतने जो है कौरव कौरव जो है उनका डेथ हुआ था. जैसे महाभारत में ना टॉक अबाउट द हिंदू माइथोलॉजी, उसमें कौरव और पांडव थे. तो इतने कौरव मरे. राइट, सो हाउ दे बॉर्न, ये उनका खानदान क्या है, ये वॉर हुआ कैसे, तो वॉर किसकी वजह से हुआ, हु इज द कल्प्रिट बिहाइंड दैट. राइट, तो ये जस्ट इमेजिन कर सकते हैं. तो हिस्टोरियन क्या करते हैं, इन सब चीजों को इमेजिन करते हैं. वॉर हुआ था, वॉर में इतने लोग मरे थे, तो वॉर का रीजन क्या था, तो थोड़ा सा व्हाट वॉर का ये रीजन था. तो खानदान में, राइट, हम लोगों को देखने मिलता है कौरव एंड पांडवों के बीच में जो वॉर हुआ था, क्यों हुआ था, प्रॉपर्टी को लेके वॉर हुआ था. राइट, इसकी शुरुआत किसने की थी, तो प्रॉपर्टी को लेके हुआ था. तो इसकी शुरुआत किसने की थी, सत्यवती. शी वॉज अ स्टेप मदर ऑफ भीष्म पितामह. राइट, फिर उन्होंने ये प्रॉपर्टी को लेके उनके दिमाग में एक दिल और दिमाग में जेलस जो है, राइट, एक जेलसी पैदा हुई. एंड फिर उन्होंने क्या किया, भाई अब मेरे बच्चे अलग एंड व्हाट पहले वाइफ के बच्चे अलग, तो ऐसे प्रॉपर्टी में बंटवारा, आई मीन व्हाट ऐसे सोचना शुरू किया. फिर उनके जो उनका जनरेशन आया तो उन लोगों ने भी वैसे ही किया प्रॉपर्टी का बंटवारा. एंड फिर वो बाद में इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो गया दैट प्रॉब्लम कल्मिनेटेड इनटू वॉर. वो प्रॉब्लम जो है बाद में हम लोगों को देखने मिलता है वॉर में कन्वर्ट हो गया. तो ऐसे लिंक लगाना, ये काम कौन करता है, हिस्टोरियन करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को देखने मिलता है, आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल. 2013 और 2014 में, दैट इज 2013 एंड 2014 में स्टार प्लस पे महाभारत सीरियल आता था. लास्ट ईयर भी स्टार प्लस पे बताया गया था. इंडिया के जो फेमस माइथोलॉजिस्ट है देवदत्त पटनायक, ही इज द फेमस माइथोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया. इंडिया के वो फेमस माइथोलॉजिस्ट, उनको हिंदू धर्म के सब किताबें पता है. दैट इज वेद, चार वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, राइट, सब चीजों के बारे में. मतलब इन शॉर्ट मैं बोलूंगी कि उनको एक फेमस माइथोलॉजिस्ट या उनको इंडियन माइथोलॉजिस्ट का ऐसे किताब भी दिया गया है, ऑनर भी दिया गया है. जब 2013 एंड 14 में महाभारत सीरियल बन रहा था तो उसके जो स्टोरी राइटर थे, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर थे, उन्होंने देवदत्त पटनायक जी को वहां पे बुलाया था. और उन्होंने कहा था कि आपको हमको नरेट करना है महाभारत. तो महाभारत किसके वजह से हुआ था, राइट, हु इज द हेड पर्सन और किसने शुरुआत की थी, हु इज द मेन कल्प्रिट ऑफ व्हाट जिसकी वजह से महाभारत हुआ था, ये सब चीजें आपको नरेट करनी है. राइट,
एंड महाभारत किसने लिखा था, क्या लिखा था, ये सब चीजें अब हम लोगों को बताओगे। जस्ट बिकॉज ही वॉज अ फेमस माइथोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, उनको ये सब चीजें पता थी, देवदत्त पटनायक जी को, और उन्होंने स्टोरी नरेट करते गए, वो स्टोरी राइटर स्टोरी लिखते गए, एंड फिर उस हिसाब से महाभारत सीरियल बना। राइट, नाउ द थिंग इज दिस कि देवदत्त पटनायक जी ने जब स्टोरी नरेट की तो उस टाइम में और उस स्पेस में वो नहीं गए थे, उनको नहीं पता कि आज से यू नो वर्ड हम लोगों को देखने मिलता है कि महाभारत वॉर जो है, आई विल टेल यू द टाइम कि 3067 BCE में महाभारत का वॉर हुआ था। I will repeat again, date of Mahabharata, that is 3067 BCE में महाभारत का वॉर हुआ था। तो हम लोगों को ये देखने मिलता है, ये जब वॉर हुआ था तो देवदत्त पटनायक जी उस टाइम में गए नहीं थे, उन्होंने इतनी सारी किताबें पढ़ी है, वेद पुराण उपनिषद, राइट, हम लोगों को देखने मिलता है उपवेद, उसके बाद में महाभारत रामायण, ये सब किताबें उन्होंने पढ़ी है। एंड ये पढ़ने के बाद में उन्होंने लिंक लगाया, राइट, कि पहले रामायण हुआ था फिर महाभारत हुआ था, एंड महाभारत में ये हादसा हुआ था, तो वो लिंक के हिसाब से उन्होंने क्या किया, उन उन्होंने डिस्क्राइब किया कि महाभारत का वॉर ऐसे हुआ है और ऐसे सब कुछ हुआ है, राइट। एंड फिर उस हिसाब से स्टोरी राइटर ने स्टोरी बनाई एंड फिर वो सीरियल हमारे सामने टेलीकास्ट हुआ, राइट। तो हम लोगों को ये देखने मिलता है कि व्हेन आई टॉक अबाउट, अब हम लोगों को हिस्टोरियन की अगर मैं बात करूंगी तो सब हिस्टोरियन अपना अपना कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाते हैं। जैसे देवदत्त पटनायक जी जो है, उन्होंने क्या किया, अपना एक फ्रेमवर्क, राइट, अब दिमाग में अपना एक फ्रेम बनाया कि महाभारत में ऐसे हुआ था, उस हिसाब से उन्होंने क्या किया, स्टोरी राइटर को बताया एंड फिर महाभारत सीरियल आया। तो हर एक हिस्टोरियन का अपना अपना तरीका होता है, हर एक हिस्टोरियन जो है वो क्या करता है, अपने दिमाग में एक फ्रेमवर्क बनाता है, उसको किताब में उतारता है, राइट। व्हेन यू गो टू द क्रॉसवर्ड ना, मैंने क्यों आपको देवदत्त पटनायक जी का एग्जांपल दिया, आप लोग क्रॉसवर्ड जब मॉल्स वगैरह ओपन होंगे, ये सब कोविड वगैरह चला जाएगा ना, इफ यू आर मच इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री एंड हिस्ट्री में अगर आपको इंटरेस्ट है, राइट, जैसे व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई वाज मच इंटरेस्टेड इन लाइक, मुझे हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो क्रॉसवर्ड में जाओगे ना, देवदत्त पटनायक की किताब है देवलोक विद देवदत्त पटनायक, एंड देयर इज वन चैनल, राइट, एपिक चैनल आता है, उसमें शाम के 8 बजे एक शो आता है, दैट इज देवलोक विद देवदत्त पटनायक। उस शो में वो सब इंडियन माइथोलॉजी के बारे में, स्पेशली हिंदू माइथोलॉजी के बारे में बताते हैं, तो आपको सब समझ में आएगा कि उनका फ्रेमवर्क कैसा है। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सी, राइट, आप देख सकते हो उनके शो, और उनके शो में वो सब डिस्क्राइब करते हैं अबाउट द हिंदू माइथोलॉजी, तो उन्होंने अपना एक फ्रेमवर्क बनाया है। उनकी वो किताब है देवलोक विद देवदत्त पटनायक, उस किताब में भी उन्होंने अपना एक फ्रेमवर्क बनाया है, और उन्होंने उस बताया है हिस्ट्री कैसे नरेट करना है, या हर एक हिस्टोरियन अपना फ्रेमवर्क कैसे बनाता है, अपना फ्रेम दिमाग में कैसे रेडी करके उसको बुक में उतारता है, ये आपको देवदत्त पटनायक जी की किताब देवलोक विद देवदत्त पटनायक में समझ में आ जाएगा। तो ये तो मैंने देवदत्त पटनायक जी के बारे में बताया, बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस हैं वो अपने अपने तरीके से किताबें लिखते हैं, राइट। ओके, किसी को कुछ कंफ्यूजन, 2 पैराग्राफ मैंने एक्सप्लेन किए हैं, डू यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन, कुछ नहीं समझ में आया हो, एनीवन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, सो चलो, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ जाती हूँ। The tradition of writing historical narratives, that is historiography, was not prevalent in ancient society of world. However, that doesn't mean that they were not aware of historical time, or they were not eager to know about its ancient people, about it. Ancient people also felt the need about it. Ancient people also felt the need of passing on the stories of the lives and valor of ancestors to the next generation. Ancient communities all over the world use the various means like cave painting, storytelling, singing, songs, and ballads, etc. For this purpose, this tradition means looked upon as the source of history in modern historiography. Now, अब ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि मैम आजकल तो कितने सारे सोर्सेज अवेलेबल है, वी हैव लॉट ऑफ सोर्सेज विद अस, वी हैव एम्पल ऑफ सोर्सेज विद अस, गूगल है, यूट्यूब है, उसके बाद में न्यूज़पेपर्स है पुराने जमाने के, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी हिस्टोरिकल आर्टिकल्स आते हैं,
न्यूज़पेपर्स है पुराने जमाने के आर्टिफैक्ट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, किताबें है, ये सब चीजें हैं पुराने जमाने के, मॉन्यूमेंट्स है, बिल्डिंग्स है, कॉइन्स है। वी हैव हैंडफुल ऑफ व्हाट हम लोगों को देखने मिलता है, ऑप्शंस विद अस। इतने सारे ऑप्शंस है। आज अगर हिस्टोरिकल रिसर्च करना है तो बहुत आसान है हिस्टोरिकल रिसर्च करना। इतना अगर नहीं करना है तो गूगल पे जाओ एंड गूगल पे जाके सर्च करो, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग, राइट। बट पुराने जमाने में ये कैसे होता होगा? तो पुराने जमाने में हिस्टोरियोग्राफी वॉज नॉट प्रिवेलेंट, मतलब इतना फेमस नहीं था। पुराने जमाने में हम लोगों को देखने मिलता है हिस्टोरिकल नरेटिव्स या हिस्ट्री नरेट करना या हिस्टोरियोग्राफी, ये जो कॉन्सेप्ट है वो इतना फेमस नहीं था। नॉट ईच एंड एवरी पीपल वेर इंटरेस्टेड इन राइटिंग हिस्ट्री। पुराने जमाने में हम लोगों को देखने मिलता है लोगों की सोशल लाइफ ज्यादा नहीं थी। नाउ वी हैव व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, राइट। ये सब चीजें हमारे पास है, कुछ भी हुआ तो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेज पास ऑन करते हैं। पुराने जमाने में लोगों की सोशल लाइफ बहुत कम हुआ करती थी। इन दैट केस हम लोगों को देखने मिलता है हिस्टोरियोग्राफी, ये जो कॉन्सेप्ट है, या मैं बोलूंगी हिस्ट्री नरेट करना, ये जो कॉन्सेप्ट है ये इतना फेमस नहीं था, इतना प्रिवेलेंट नहीं था। इट वाज नॉट दैट फेमस, राइट। तो एंशियंट सोसाइटीज में हिस्ट्री नरेट करना या हिस्टोरियोग्राफी ये फेमस नहीं था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग हिस्टोरिकल रिसर्च नहीं करते थे, या उनको ये नहीं, आई मीन उन लोग ऐसा ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते कि दैट पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड कि बाबा हमारे पूर्वज कौन थे, राइट। जैसे आज हम लोग बहुत क्यूरियस होते हैं कि हमारे पूर्वज कौन थे, ऑब्वियसली। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई बिलोंग फ्रॉम व्हाट पर्टिकुलर डायनेस्टी, मैं किसी, अगर सपोज मैं ये बोलूंगी कि अगर मैं किसी खानदान से बिलोंग करती हूँ तो मुझे भी ये जानने में बहुत खुशी होगी कि मेरा खानदान कौन सा है, राइट। वैसे भी आप व्हाट अलग अलग खानदान से बिलोंग करते हो तो आपको भी व्हाट अपने खानदान के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता हो, या फिर आप क्यूरियस होंगे। वैसे ही हम लोगों को देखने मिलता है कि पुराने जमाने के जो लोग हैं वो लोग भी, उन लोगों को भी, उनमें भी एक क्यूरोसिटी थी। उनको भी जानना था कि हमारे पूर्वज कौन थे, या हमसे पहले दुनिया कैसी थी, या हमारे हमसे पहले लोगों की सोशल लाइफ कैसे थी, लोगों का खाने पीने का तरीका, लोगों का रहन सहन कैसे था। तो उन लोगों को भी दिलो दिमाग में ये क्यूरोसिटी कहीं ना कहीं पे तो थी कि हमारे पूर्वज कैसे होंगे और क्या। तो वो लोग क्या करते थे, अपने दादा दादी, आज भी आप लोग अगर शायद देखोगे तो आपके दादा दादी, नाना नानी आपको अलग अलग स्टोरीज बताएंगे, और हम लोग उसको बहुत क्यूरियसली सुनते भी है। सेम पुराने जमाने में हिस्ट्री नरेट करने के तरीके बहुत अलग अलग थे। तो हम लोगों को ये देखने मिलता है कि जैसे व्हेन आई टॉक अबाउट द केव पेंटिंग, तो हमारे जो पूर्वज थे या पुराने जमाने में एंशियंट पीरियड में हिस्ट्री वो लोग क्या करते थे, मतलब अगर कोई भी चीज है उसको वॉल पे, केव पे लिखना। जैसे आप लोगों ने अगर मैं बोलूंगी तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, एक मूवी भी है मोहनजोदारो, ऋतिक रोशन की, राइट। पूजा हेगड़े एंड मोहन ऋतिक रोशन की एक मूवी है दैट इज मोहनजोदारो, आई थिंक आज से 4 साल पहले, 4 या 5 साल पहले। तो उसमें सब मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, इन शॉर्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में 1920 में हम लोगों को पता चला, राइट। और इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी बहुत सालों पहले, इसके बारे में हम लोग को पता चला। अब आपको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में या इंडस वैली में रहने वाले जो लोग थे, अगर हम लोग मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, मोहनजोदारो इज नाउ इज इन पाकिस्तान, पहले वो इंडिया का हिस्सा था, आज पाकिस्तान में चला गया। तो हड़प्पा जो है हम लोगों को गुजरात एंड पाकिस्तान की बॉर्डर पे दिखाई देता है, राइट। तो अगर हम लोग वो पुराने हड़प्पन साइट पे विजिट करेंगे तो वहां पे हम लोगों को देखने मिलेगा कि वॉल्स पे बहुत सारी चीजें लिखी गई है। तो उन लोगों को वो सब लिखना था क्यों? क्योंकि उन लोगों को बताना था, जताना था कि हम लोग ये सब चीजें करते हैं, या हम लोग ये, हमारी ये सोशल लाइफ है, हम लोग ऐसे हैं, हम लोग वैसे हैं। तो वो उन लोग ने लिखा 1920 में, राइट। हम लोगों को पता चला कि जब हम लोगों को देखने मिलता है इंडिया टू लाहौर जब ट्रेन बन रही थी, रेल रोड बन रहा था, तो रेल रूट के वक्त हम लोगों को देखने मिलता है डिगिंग हुआ था, और डिगिंग में एक नया आर्कियोलॉजिकल साइट मिला था दैट इज हड़प्पन सिटी एंड मोहनजोदारो सिटी, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो वो पूरा एक्सकवेशन हुआ, एक्सकवेशन के बाद पता चला कि बहुत सालों पहले इंडिया में, साउथ ईस्ट
एशिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करता था और उन्होंने दीवारों पे कुछ लिखा है, राइट। तो उन्होंने लिखा था, आज ये हमारे लिए बहुत, मैं ये कहूंगी कि हमारे लिए एक वो सोर्स बन गया है। ऑब्वियसली ना, हड़प्पन पीपल ने, हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, उन्होंने दीवारों पे सब लिखा था। आज वो हमारे लिए एक हिस्टोरिकल सोर्स है। एंड उस सोर्स के थ्रू हम लोगों को पता चलता है कि तभी के जमाने के लोगों की आइडियोलॉजी क्या थी। हाँ, मैं ये बोलूंगी कि हड़प्पन सिटी और मोहनजोदारो की सिटी में जो लैंग्वेज का इस्तेमाल उन लोग ने किया है वो अब तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है, या वो लैंग्वेज अब तक हम लोग नहीं समझ पाए। कुछ कुछ समझ पाए तो कुछ व्हाट अब तक डिस्कवर नहीं हुआ है कि तभी के जमाने में लोग कैसे लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते थे। बट एटलीस्ट कुछ तो समझ पाए हम लोग। वो पुराने स्ट्रक्चर्स, पुराने मॉन्यूमेंट्स देखने के बाद हम लोगों को पता तो चला। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द अजंता एंड एलोरा, महाराष्ट्र में अजंता एंड एलोरा केव है, वहां पे हम लोगों को केव पेंटिंग दिखाई देता है। वो केव पेंटिंग बहुत साल पुरानी है, राइट। तो तभी के जमाने के लोगों ने पेंटिंग्स की थी, राइट। एंड आज हम लोगों को पता चल रहा है। तो दैट केव इज वेरी ओल्ड। हम लोग अगर बात करेंगे, कम से कम वो 3 से 4 हजार साल पुराने केव्स है और तभी वहां पे पेंटिंग्स बनाए गए हैं। सो दैट इज अ गुड सोर्स ऑफ हिस्ट्री। और ये पेंटिंग्स आज हम लोग देख रहे हैं, तो आज से 500 साल पहले, आज से 1000 साल पहले भी हमारे पूर्वजों ने देखा होगा। तो उनके लिए भी वो एक सोर्स था, राइट। उन्होंने उसको मेंटेन रखा। और आज हम लोग उसको मेंटेन, तभी अगर 1000 साल पहले या 500 साल पहले हमारे पूर्वजों ने अजंता एंड एलोरा केव को या एलिफेंटा केव को मेंटेन नहीं रखा होता, या कानेरी केव को मेंटेन नहीं रखा होता, तो क्या आज हम लोगों को उस जमाने के बारे में पता चलता? ऑब्वियसली। तो उन्होंने क्या किया, पुराने जमाने के जो लोग हैं केव पे पेंटिंग किया करते थे, स्टोरी टेलिंग, राइट। स्टोरी टेलिंग की अगर मैं बात करूंगी तो आई विल गिव वन एग्जांपल। तो स्टोरी टेलिंग में मैं यहाँ पे एग्जांपल क्या दूंगी कि महाभारत, ये एपिक जो हम लोग देखते हैं, एपिक स्टोरी जो है, इसको एपिक स्टोरी कहा जाता है। मतलब इसके जैसा ना कभी बनेगा ना कभी होगा। व्हेन आई टॉक अबाउट द महाभारत, इट्स अ स्टोरी टेलिंग। हम लोगों को ये देखने मिलता है कि महाभारत में अर्जुन इज वन ऑफ द कैरेक्टर। अर्जुन का जो पोता होता है, ग्रेट ग्रैंड सन, जिसका नाम है जन्मेजा। जन्मेजा जो है वो वेद व्यास जी के पास जाता है। वी नो अबाउट द वेद व्यास। ही इज द पर्सन जिन्होंने महाभारत ये किताब लिखी थी, ऐसे कहा जाता है, राइट। तो जन्मेजा, ही वाज अ ग्रैंडसन ऑफ अर्जुना। वो जाते हैं वेद व्यास जी के पास, जो बहुत बड़े हम लोगों को देखने मिलता है संत, तभी के जमाने के संत हुआ करते थे। वो उनके पास जाते हैं, राइट। एक्चुअली उनके पास भी नहीं जाते हैं, उनके बच्चे के पास जाते हैं। वेद व्यास जी के जो बच्चे हैं ना, उनके पास, वेद व्यास जी का जो बेटा होता है उनके पास कौन जाता है, अर्जुना का, हम लोगों को देखने में था अर्जुन जो है उनका कौन, ग्रैंडसन, वो जाता है। भाई जन्मेजा, अर्जुन का जो हम लोगों को देखने मिलता है ग्रैंडसन है, उसका नाम होता है अजन्मेजा। वो जाता है किसके पास, वेद व्यास जी के बेटे के पास, और उनको बोलता है कि हमारे पूर्वजों की स्टोरी हम लोगों को नरेट करो। तो स्टोरी टेलिंग, तो वो बताते हैं कि महाभारत कैसे हुआ था, आपके पूर्वज कौन थे, आपके 4 पीढ़ी पहले कौन था, राइट। सत्यवती वॉज योर ग्रेट ग्रैंड, what, she was your great grandmother. तो राजा शांतनु वॉज योर ग्रेट ग्रैंड, what, फादर। तो यहाँ से आपके पूरे खानदान की शुरुआत हुई थी, एंड ऑल। तो उन्होंने क्या करके स्टोरी में जन्मेजा को बताया, पूरी स्टोरी नरेट की जन्मेजा के सामने, कि आपके पूर्वज कौन थे, एंड उन्होंने कैसे महाभारत का वॉर हुआ, एंड कैसे what, फिर प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ। सो दिस इज द स्टोरी टेलिंग। तो जन्मेजा को कैसे पता चला, जन्मेजा को कैसे पता चला, स्टोरी के थ्रू पता चला कि बाबा यस, हमारे पूर्वज हुआ करते थे, उनके बीच में एक महाभारत का वॉर हुआ था, एंड फिर उसके वजह से प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ है, राइट। नेक्स्ट इज सिंगिंग सॉन्ग। तो अलग अलग सॉन्ग्स भी यहाँ पे गाए जाते हैं। तो जैसे व्हाट, हम लोगों को देखने मिलता है सॉन्ग्स के थ्रू बताना, शिवाजी महाराज के ऊपर सॉन्ग्स होते हैं, राइट। या फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि व्हेन आई टॉक अबाउट झांसी की रानी, उनके ऊपर सॉन्ग्स है, राइट। या पुराने जितने भी, जैसे हम लोग बट फॉर एग्जाम्पल हिंदू धर्म में या हिंदू कास्ट में आरती बोली जाती है, राइट। तो उसमें भी क्या है, सिंगिंग सॉन्ग्स। तो हम लोग हर एक गॉड एंड गॉडेस की अलग अलग आरती बोलते हैं। तो व्हाट वी आर डूइंग, उसको अगर हम लोग सॉन्ग बोलेंगे, बट एज पर द हिंदू कास्ट उसको हम लोग आरती बोलते हैं। तो ऐसे सॉन्ग्स के थ्रू हिस्ट्री नरेट करना, राइट। बैलेट्स, बैलेट्स मतलब छोटे छोटे हम लोगों को देखने में प्रोवर्ब्स होते हैं, राइट। या हम लोगों को छोटे छोटे प्रोवर्ब्स, उस प्रोवर्ब्स के थ्रू,
जैसे फॉर एग्जाम्पल संत तुकाराम महाराज, उनके बैलेट्स हुआ करते थे, वो अभंग लिखते थे। संत तुकाराम महाराज जो है, राइट, वो अभंग लिखते थे। तो या प्रोवर्ब्स हम लोग बोलते हैं, राइट। बैलेट्स अगर हम लोग बोलेंगे तो शॉर्ट 2-3 लाइन में ऐसे बताना। 2-3 लाइन में हम लोगों को देखने मिलता है कि किसी पुराने हीरो के बारे में बताना, जैसे शिवाजी महाराज, ही वॉज अ ग्रेट हीरो, तो उनके बारे में 2-3 लाइंस में बताना, राइट। या फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि 2-3 लाइंस में अर्जुना, ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, कर्णा, ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, मुगल स्पेशली बादशाह अकबर, ही वॉज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन एंड वेरी रिचुअल, बहुत सब रिचुअल्स को फॉलो करते थे। ऐसे 2-3 लाइंस में, राइट, बताना। तो बैलेट्स हम लोगों को देखने मिलता है पुराने जमाने में, जैसे संत तुकाराम महाराज जो है वो अभंग लिखते थे, एकनाथ महाराज भारूड लिखते थे, कबीरा दास जी के दोहे, राइट, मीराबाई के भजन, ये सब बैलेड में कंसिडर किया जाता है। जिसको बैलेड, जैसे मीराबाई जो है, उनके हम लोगों को देखने मिलता है उनके भजन कीर्तन। या फिर अगर मैं बात करूंगी तो कबीरा दास जी के दोहे, अलग अलग कबीरा दास जी के दोहे, राइट। इसको अगर हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे हमारे इंडिया में महाराष्ट्र में अभंग एंड भारूड कहा जाता है। तो आप लोग नॉर्थ इंडिया की तरफ जाओगे तो उसको भजन एंड हम लोग फिर बोलेंगे कि उसको दोहे कहा जाता है। तो हर एक सिटी में अलग अलग नाम है, बट उसको अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ तो दैट इज कॉल्ड एज इन बैलेंस। तो ये सब पुराना क्या था, ये पुराना तरीका है, राइट। हिस्ट्री नरेट करने का ये पुराना तरीका था। बट ये जो चीजें है ना, आज एक हमारे पास, हम लोग उसको बट एक सोर्स करके कंसिडर करते हैं। सोर्स सिंगिंग सॉन्ग, स्टोरी टेलिंग, केव पेंटिंग्स, या फिर अगर मैं बात करूंगी बैलेट्स, दिस आर द गुड सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ये सब क्या है, हमारे पास एक अच्छे सोर्स है हिस्ट्री के, राइट। पुराने जमाने में ये सब चीजें हुई, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग सॉन्ग एंड ऑल, बैलेट्स एंड ऑल, ये सब चीजें हुई, एंड वो प्रूफ रह गया। वो प्रूफ रहने के बाद में आज हम लोग उन्हीं प्रूफ का इस्तेमाल कर रहे हैं एज इन सोर्स ऑफ हिस्ट्री, राइट। ओके, ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, ये पूरा आप लोगों को समझ में आ गया? डाउट है किसी को कुछ? एनीवन? किसी को कोई कंफ्यूजन? एनीवन? ओके, सो कोई कंफ्यूजन नहीं है, गुड। सबको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नाउ आई विल मूव टुवर्ड मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। ओके, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आप लोग भी 2 मिनट का एक ब्रेक ले लो। आई ड्रिंक द वाटर एंड फिर हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। मुझे सिर्फ 2 मिनट का टाइम दे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, राइट, कि पुराने जमाने में हिस्ट्री कैसे नरेट किया जाता था या हिस्ट्री लिखने के तरीके क्या थे, राइट। वो आज हमारे लिए एक बहुत अच्छा जरिया बन गया है, बहुत अच्छा सोर्स बन गया है हिस्ट्री का। नाउ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। नाउ one thing I want to tell you, that is there is vast difference between modern historiography and traditional historiography. पुराने एंशियंट जमाने की हिस्ट्री में और मॉडर्न हिस्ट्री में, हिस्टोरियोग्राफी, सॉरी नॉट हिस्ट्री, हिस्टोरियोग्राफी, पुराने जमाने की हिस्टोरियोग्राफी और मॉडर्न जमाने की हिस्टोरियोग्राफी में बहुत ज्यादा डिफरेंस हम लोगों को दिखाई देता है। यू कैन इजीली व्हाट, आप उसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। नाउ पुराने जमाने की हिस्ट्री में और नए जमाने की हिस्ट्री में क्या फर्क है, ये हम पैराग्राफ रीड करने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा, राइट। नाउ 1.2 मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। Four main characteristics of modern historiography. First point, its method is based on scientific principle. Begins with the formation of relevant question. These questions are anthropocentric. It means that these questions are about the deeds of the members of ancient human society of a particular period. History does not suggest any interrelations between divine and human deeds. तो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी जो है वो 4 पॉइंट्स पे चलता है, राइट।
2 पॉइंट्स मैंने रीड किए हैं, बाकी के 2 पॉइंट्स मैं बाद में रीड करके एक्सप्लेन करूंगी, बट सबसे पहले ये 2 पॉइंट मैंने रीड किए हैं, उसके एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट, राइट, 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट, मेथड। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का मेथड क्या है? देखो, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चन। अब मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी क्या बोलता है? साइंटिफिक प्रिंसिपल पे चलो। एज आई टोल्ड यू, हिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। हिस्ट्री जो है वो सोशल साइंस का क्या है? ब्रांच है। नाउ यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोगों को क्या देखने मिलता है कि मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी साइंटिफिक प्रिंसिपल पे चलता है। साइंटिफिक प्रिंसिपल मतलब क्या? जैसे फिजिकल साइंस और नेचुरल साइंस के रिसर्च होते हैं, हिस्ट्री में भी रिसर्च करो, ये मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी बोलता है। मॉडर्न जमाने की हिस्ट्री जो है वो कैसे, या मॉडर्न, नॉट मॉडर्न जमाने की हिस्ट्री नहीं, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी क्या है? When I talk about the modern historiography, हम लोगों को देखने मिलता है कि मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी सबसे पहले ये बोलता है कि जैसे साइंस में रिसर्च होते हैं, जैसे साइंस में लैब में जाके रिसर्च करते हैं, लैब में अलग अलग एक्सपेरिमेंट होते हैं, वैसे ही when I talk about the modern historiography, ये भी साइंटिफिक प्रिंसिपल पे ही चलना चाहिए। मतलब क्या? जैसे साइंस में साइंटिफिक रिसर्च होते हैं, वैसे ही हिस्ट्री में हिस्टोरिकल रिसर्च होने चाहिए। अब वो हिस्टोरिकल रिसर्च करो, हर एक किताब को डीपली एग्जामिन करो, हर एक किताब को क्रिटिकली एग्जामिन करो और दिमाग में सवाल लाओ, क्वेश्चंस जनरेट करो, दिमाग में सवाल को क्या करो भाई, दिमाग में अपने सवाल होने चाहिए। साइंटिफिक प्रिंसिपल के हिसाब से मतलब क्या भाई, अलग अलग जितने भी हिस्टोरिकल रिसर्च, अगर मैं किसी खानदान के ऊपर किताब लिख रही हूँ, अगेन मैं वही एग्जाम्पल पे जाऊंगी, दैट इज अगर मैं मराठा डायनेस्टी के ऊपर किताब लिख रही हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना साइंटिफिक अप्रोच रखूंगी। साइंटिफिक मतलब अप्रोच रखना मतलब क्या, कि मैं ये सोचूंगी कि दिमाग में कहीं पे भी मैं इमेजिनेशन नहीं आने वाली हूँ, इमेजिनेटिव स्टोरी नहीं, फिक्टिशियस स्टोरी नहीं क्रिएट करने वाली हूँ। मैं मराठा खानदान के ऊपर हर एक किताब डीपली स्टडी करूंगी मैं। मराठा खानदान के ऊपर जितनी भी किताबें हैं, रिलेवेंट किताबें, रेफरेंस बुक्स, सब पढ़ने वाली हूँ मैं। और सब पढ़ने के बाद में सब जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी मैं, राइट। एंड फिर मैं क्या करने वाली हूँ, मैं अपने दिमाग में सवाल बनाऊंगी। बट सिर्फ किताबें पढ़ना क्या इनफ है? नहीं, किताबों के अलावा मैं अलग अलग आर्टिफैक्ट्स पढ़ूंगी, राइट। आर्टिफैक्ट्स, छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स, छोटे मराठा डायनेस्टी के टाइम पे, मतलब मराठा खानदान का जब राज चल रहा था, तो उन्होंने अलग अलग लोगों को लिखे हुए लेटर्स, राइट, तभी के जमाने के डॉक्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स, तभी के जमाने के इंस्क्रिप्शन, राइट, उन्होंने बनाए हुए मॉन्यूमेंट्स, राइट, जो भी है वो मॉन्यूमेंट्स सब मैं उसका भी स्टडी करने वाली हूँ। तो मराठा डायनेस्टी के ऊपर जो किताब लिखी गई है, उस किताब को भी मैं स्टडी करूंगी। और फिर मैं क्या करने वाली हूँ, अपने दिमाग में सवाल पैदा करने वाली हूँ। एंड फिर उसके बाद में मेरे दिमाग में जब सवाल जनरेट होंगे, फिर मैं उसके आंसर्स वहां पे ढूंढूंगी। ये ऐसे हुआ था तो ऐसे क्यों हुआ था, तो मुझे आंसर्स वही किताब में मिलने वाले हैं, मुझे आंसर्स उन्हीं आर्टिफैक्ट्स में मिलने वाले हैं, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में मिलने वाले हैं। बट वो कितने सच है और कितने झूठ है, इसके ऊपर भी मैं रिसर्च करूंगी। और फिर मैं फाइनली क्या करूंगी, मराठा डायनेस्टी के ऊपर किताब लिखूंगी। तो ये क्या हुआ, मेरा साइंटिफिक अप्रोच हुआ ना। मैं थोड़ी ना एक ही किताब के ऊपर भरोसा कर रही हूँ कि चलो मैंने एक ऑथर की, मराठा डायनेस्टी के ऊपर एक ऑथर ने किताब लिखी है, उसी ऑथर की किताब को मैं फॉलो करने वाली हूँ। इसको हम लोग ब्लाइंड फेथ बोलेंगे। मतलब क्या, मैं यहाँ पे खुद का रिसर्च नहीं कर रही हूँ, मैं अपने खुद के दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं अपने दिमाग में सवाल नहीं पैदा कर रही हूँ, मैं अपने दिमाग में क्वेश्चंस जनरेट नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ एक ही ऑथर को ब्लाइंडली फॉलो कर रही हूँ, एंड विच इज रॉन्ग, दिस इज नॉट साइंटिफिक अप्रोच। और ये मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है ही नहीं। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी क्या बोलता है, जितनी भी रिलेवेंट किताबें हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, सब स्टडी करो, आर्कियोलॉजिकल साइट विजिट करो, डॉक्यूमेंट स्टडी करो, पॉइंट स्टडी करो, मेडल स्टडी करो, इंस्क्रिप्शन स्टडी करो, सब स्टडी करो, और फिर जाके उस पर्टिकुलर खानदान या पर्टिकुलर हीरो के ऊपर किताब लिखो। पुराने जमाने का हीरो या पुराने जमाने के जो खानदान है उसके ऊपर किताब लिखो। तो दिस इज कॉल्ड एज एन साइंटिफिक अप्रोच, सिंपल। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल के हिसाब से ही चलता है, या साइंटिफिक अप्रोच ही होता है,
राइट. सो व्हेन आई टॉक अबाउट द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, यहाँ पे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करना पड़ता है. साइंटिफिक प्रिंसिपल दैट इज लैब में एक्सपेरिमेंट एंड ऑल. वैसे हिस्ट्री में भी आप हिस्टोरिकल रिसर्च करो, इट्स वन एंड द सेम, राइट. और अपने दिमाग में क्वेश्चन लाओ. योर सेकंड पॉइंट, दिस क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक, राइट. मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, या अगर सपोज मैं 10 किताबें पढ़ रही हूँ मराठा डायनेस्टी के ऊपर, राइट. फिर एग्जाम्पल, अगेन सेम एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं. एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब भी मैं आप लोगों को बताऊंगी. अब यहाँ पे अगर मैं बात करूंगी, व्हेन आई टॉक अबाउट द एंथ्रोपोसेंट्रिक की अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, तो हम लोगों को देखने मिलता है कि सबसे पहले वो जो क्वेश्चंस है ना, वो एंथ्रोपोसेंट्रिक होने चाहिए, राइट. तो एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब क्या है? एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब ये होता है कि देयर इज नो कनेक्शन, right? There is no connection between the divine power and human deeds. Deeds as in इंसान के कर्म, human deeds जहाँ पे बताया गया ना, इंसान के कर्म, कर्मा, right? गौतम बुद्धा, उनके अगर कोट्स पढ़ोगे या गौतम बुद्धा के अगर प्रोवर्ब्स पढ़ोगे, तो उनके कोट्स में हमेशा होता है कर्मा, राइट. तो ह्यूमन डीड्स एज इन कर्मा, इंसान के कर्म, कर्मा बोलते हैं ना हम लोग, इट इज ऑल अबाउट दैट. तो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी क्या बोलता है? जब हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं, अभी के जमाने में हम लोग जितने भी हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं और हमारे दिमाग में जो सवाल आते हैं, वो क्वेश्चन सब एंथ्रोपोसेंट्रिक है. एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब क्या? कि गॉड, गॉडेस, इविल पावर, राइट, दिस इज डिफरेंट, एंड ह्यूमन डीड्स आर डिफरेंट. देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन डिवाइन पावर एंड ह्यूमन डीड्स, राइट. अब ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी की अगर मैं बात करूं, तो ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी क्या था? ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी जैसे पुराने जमाने की जितनी भी हिस्ट्री थी, उसमें क्या था? पुराने जमाने की अगर हिस्ट्री में बात करूं, तो हम लोगों को देखने मिलता है पुराने जमाने की हिस्ट्री में आपको सब गॉड, गॉडेस एंड इविल, राइट, इसके बारे में ही देखने मिलेगा. जैसे आप माइथोलॉजिकल सीरियल्स देखते हो, तो माइथोलॉजिकल सीरियल्स में आपको क्या दिखाई देता है? माइथोलॉजिकल सीरियल्स में आपको गॉड, गॉडेस एंड एक राक्षस होता है, यही दिखाई देगा. डीमन होता है, तो गॉड या फिर कोई गॉडेस जो है उस डीमन को मारता है. तो ये सब पुरानी चीजें हैं. मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, दैट इज अ ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी. बट व्हेन आई टॉक अबाउट द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी जो है वो क्या बोलता है? गॉड, गॉडेस, डीमन, दिस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ये अलग कॉन्सेप्ट है. बट इन ह्यूमन डीड्स, एज राइट, इंसान के जो कर्मा होते हैं, दैट इज द डिफरेंट कॉन्सेप्ट, राइट. मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी इज एन एंथ्रोपोसेंट्रिक, एज एन एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब क्या? यहाँ पे ह्यूमन डीड्स के बारे में बताया जाता है, एंशियंट सोसाइटीज के बारे में बताया जाता है. तो एंशियंट, पुराने जमाने के जो लोग हैं, उनकी सोशल लाइफ के बारे में बताया जाता है, राइट. उनके कर्मा कैसे थे, फिर उनकी सोशल लाइफ कैसे थी, ये सब मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी बोलता है. मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में कहीं पे भी गॉड, गॉडेस, डिवाइन पावर की चीजें नहीं आते. डिवाइन फिनोमेना इज टोटली डिफरेंट. डिवाइन, अगर हम लोग बोलेंगे ना, डिवाइन पावर जो है, देयर इज वन गॉड, राइट, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पूरा कॉन्सेप्ट अलग है. तो फिर ये अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, हाउ ये यूनिवर्स कैसे बना, दिस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. फिर गॉड, गॉडेस कैसे आई, ये सब डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. और ह्यूमन डीड्स जो है, या लोगों की सोशल लाइफ, ये पूरा अलग कॉन्सेप्ट है. और मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी जो है, वो ह्यूमन डीड्स और एंशियंट ह्यूमन सोसाइटीज के बारे में बताता है. तो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी इज एंथ्रोपोसेंट्रिक. एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब क्या हुआ? कि एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब ये होता है कि एंशियंट ह्यूमन सोसाइटीज एंड ह्यूमन डीड्स के बारे में बताना. दैट इज कॉल्ड द एंथ्रोपोसेंट्रिक. और एंथ्रोपोसेंट्रिक में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, दैट इज कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन डिवाइन पावर एंड ह्यूमन डीड्स, राइट. जैसे हम लोगों को ये बताया जाता है कि हम लोग जैसे कर्मा करते हैं, उसी हिसाब से बट हमारा फ्यूचर बेस्ड होता है. हम लोग जो भी आज अच्छी बुरी चीजें करने वाले हैं, उसी के ऊपर हमारा फ्यूचर जो है वो बेस्ड होता है. वैसे ही मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी क्या बोलता है? कि पूर्वजों ने, राइट, पूर्वजों ने जो किया वो उनके सामने आया. जैसे फॉर एग्जाम्पल महाभारत का वॉर हुआ, अगर वो लोग प्रॉपर्टी के लिए नहीं झगड़ते, कौरव जो है वो पांडवा को अपना हिस्सा दे देते, राइट, बंटवारा अगर प्रॉपर होता, वो लोग आधा हिस्सा जो है वो पांडव को दे देते और आधा हिस्सा अपने लिए रखते, तो शायद महाभारत का वॉर ही नहीं होता, राइट.
ना रामायण अगर हम लोग बोलेंगे तो अगर सीता हरण नहीं होता, सीता जी का किडनैप नहीं होता, गॉडेस सीता का अगर किडनैप नहीं होता तो रामायण नहीं होता ना। तो कर्मा, राइट। रावण के जो कर्मा थे, रावण के कर्मा क्या थे, तो उन्होंने गलत चीज की, उन्होंने गलत चीज क्या किया कि उन्होंने सीता जी का हरण किया, उसके कर्मा उसके सामने आए एंड फिर रामायण का वॉर, राइट। वैसे ही अगर कौरव पांडव जो है, स्पेशली कौरव अगर पांडवों को अपना हिस्सा प्रॉपर्टी का दे देते तो महाभारत का वॉर नहीं होता और सब कौरव का डेथ नहीं होता। तो कर्मा, अगेन कर्मा, तो यहाँ पे क्या है, सोशल लाइफ। तो एंथ्रोपोसेंट्रिक इज क्या कि भाई तभी के जमाने में यू नो व्हाट, डिवाइन पावर एंड गॉड गॉडेस ये मैटर नहीं करता है अभी। यू नो हम लोगों को सबको पता है कि देयर इज वन डिवाइन पावर, एक भगवान, राइट, एक गॉड है, नॉट भगवान एक्चुअली, देयर इज वन ऑलमाइटी गॉड, राइट। और वो जो है उन्होंने इस पूरी दुनिया को बनाया। So that phenomena is totally different. But when I talk about you know what ancient societies, तो पुराने जमाने में लोगों का खाना पीना क्या था एंशियंट सोसाइटीज में, या एंशियंट ह्यूमन सोसाइटीज जो हुआ करते थे, तो उन लोगों का खाना पीना क्या था, वो लोग कौन से कपड़े पहनते थे, कौन सी भाषा बोलते थे, राइट। तभी का हम लोगों को देखने मिलता है कि एग्रीकल्चरल सिस्टम कैसे था, तभी का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे था, तभी का इकोनॉमिकल सिस्टम कैसे था। ये सब क्या हो गया, सोशल लाइफ के बारे में डिस्क्राइब करना। तो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी सोशल लाइफ के बारे में डिस्क्राइब करता है, ये सोशल लाइफ के ऊपर एंशियंट ह्यूमन सोसाइटीज या एंशियंट ह्यूमन के सोशल लाइफ के ऊपर फोकस करता है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। एंड इंसान के कर्मा के बारे में बताता है, दैट इज ह्यूमन डीड्स के बारे में बताता है। सो ह्यूमन डीड्स एंड एंशियंट ह्यूमन सोसाइटी is a different phenomena, is a different concept, and divine power and divine phenomena is totally different. Okay. Now next page की तरफ आती हूँ मैं। नेक्स्ट पेज पे आपका थर्ड पॉइंट है, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का थर्ड पॉइंट। Answer to the third point. Answer to this questions are supported by a reliable evidence. History prevent a graph of mankind journey with the help of past deed. अब मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में थर्ड पॉइंट क्या है कि जब भी आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री को लेके, हिस्ट्री को लेके कोई भी क्वेश्चंस जब आपके दिमाग में आते हैं, तो उसका एक रिलायबल एविडेंस होना चाहिए, फुल प्रूफ एविडेंस होना चाहिए। बिकॉज हिस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट द इमेजिनेशन। पूरा इमेजिनेशन पे हिस्ट्री नहीं चलता है। हिस्ट्री में अगर आप लोग देखोगे ना, जितनी भी हिस्टोरिकल किताबें लिखी जाती है ना, उसमें कम से कम 75 to 80% प्योर हिस्ट्री या प्योर एविडेंस के हिसाब से हिस्ट्री लिखा जाता है। एविडेंस होते हैं फिर हिस्ट्री लिखा जाता है। तो 75 to 80% उसमें प्योर कंटेंट आपको दिखाई देगा। बाकी का बचा हुआ 20 to 25% इज इमेजिनेशन। हिस्ट्री में 100% इमेजिनेशन कभी नहीं आएगा, इट्स नॉट पॉसिबल कि हम लोग 100% इमेजिनेशन के हिसाब से जाएंगे, राइट। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूँ कि आपको यू नो आप लोग क्लासरूम में बैठे हो, या अभी तो फिलहाल क्लासरूम में नहीं बैठ सकते, कोविड है, बट अगर सपोज आप अपने फ्रेंड्स को फोन करते हो, कभी आपने अगर सपोज फ्रेंड को व्हाट्सएप कॉल कर लिया, नॉर्मल कॉल कर लिया, राइट, या फिर आप कभी फ्रेंड से मिलते हो, तो आपको कभी तो ऐसा हुआ होगा ना कि आपके किसी फ्रेंड ने, आप पहले आप जब क्लासरूम में बैठा करते थे तब आपके फ्रेंड ने आपको कहा होगा किसी भूत की वगैरह स्टोरी। तो कभी आपने अपने फ्रेंड को सवाल पूछा है कि इसका प्रूफ है क्या, तूने देखा है क्या, भूत होते हैं क्या, भूत एग्जिस्ट करते हैं क्या, ना यू नो वट, इसका एविडेंस क्या है। ऐसा हम लोग कभी पूछते नहीं है, व्हाट वी डू ब्लाइंडली हम लोग उस फ्रेंड के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, मेरा फ्रेंड है। वैसे ही मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी क्या बोलता है कि आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, यू आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस, और जब वो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे, राइट, तो उस क्वेश्चन के यू नो व्हाट आंसर ढूंढो और एविडेंस भी ढूंढो। एविडेंस इज कंपलसरी। पास्ट में ये हादसा हुआ था, पास्ट में रामायण एंड महाभारत हुआ था, गिव मी अ प्रूफ, हुआ था, राइट, उसका प्रूफ दो कि ये हादसा हुआ था। जैसे हरप्पन सिटी यूज्ड टू एग्जिस्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो पुराने जमाने में एग्जिस्ट करता था, इसका एविडेंस आज हमारे पास मौजूद है। एविडेंस क्या है, हरप्पन सिविलाइजेशन का वो पूरा आर्कियोलॉजिकल साइट, राइट, गुजरात में वो पूरा आर्कियोलॉजिकल साइट जो है, इट्स अ बिगेस्ट एविडेंस, हमारे पास एक बहुत बड़ा एविडेंस है। अगर मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि हरप्पन सिटी हुआ करती थी, या मैं अगर सपोज ऋतिक रोशन का वो मूवी, ऋतिक रोशन की वो मूवी देखती हूँ मोहनजोदारो, मेरे दिमाग में ये सवाल तो आया ही होगा ना कि मोहनजोदारो सिटी हुआ करती थी, हाँ ठीक है हुआ करती थी,
उसका एविडेंस है ना, क्योंकि मोहनजोदारो ये साइट आज भी पाकिस्तान में मौजूद है, हड़प्पा ये साइट आज भी इंडिया में मौजूद है। एंड मैं जब वो साइट पे जाऊंगी तो मुझे पता चलेगा, वो पुराने, मैं जब गुजरात में जाती हूँ और वो हड़प्पा सिटी के साइट्स अगर देखती हूँ तो मुझे पता चलेगा कि हड़प्पन सिटी हुआ करती थी, तभी के जमाने की सोशल लाइफ ये थी, तभी के जमाने के लोग ये कपड़े पहना करते थे, तभी के जमाने के लोग जो है ये ऑर्नामेंट्स पहना करते थे, राइट, उनकी भाषा ये थी। आई हैव द रिलायबल एविडेंस ना, तो जब मेरे दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे तो मेरे पास वो रिलायबल एविडेंस होना चाहिए, ये मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी बोलता है। नाउ लास्ट पॉइंट इज हिस्ट्री प्रेजेंट अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी विद ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। अब मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो मैनकाइंड जर्नी के बारे में बताता है। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ ना, ये मैनकाइंड जर्नी के बारे में बताता है। वो गॉड गॉडेस ड्रीमिंग इन सब चीजों के बारे में नहीं बताता है, इंसान के कर्मों के बारे में बताता है, इंसान के कर्म के बारे में बताता है। तो प्रेजेंट में आज जो हम लोग हिस्ट्री, या प्रेजेंट में मैं ये बोलूंगी कि जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर हम लोग प्लेन से ट्रैवल, फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, राइट, आज मेट्रो का इन्वेंशन हुआ है, मेट्रो है हमारे पास, या फिर अगर हम लोग बात करेंगे तो वी यूज फोर व्हीलर बाइक्स, आज हमारे पास यू नो व्हाट इतने मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स है, या फिर हम लोग बोलेंगे स्कूल्स है, इंटरनेशनल स्कूल्स एंड ऑल सब अवेलेबल है हमारे पास, यू नो व्हाट गूगल है, ये वो सब वगैरह सब। तो ये सब चीजें जो है प्रेजेंटली अपन जो भी कर रहे हैं, पास्ट में इन सब चीजों का एक्सपेरिमेंट किसी ने तो किया होगा ना। वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, वी आर यूजिंग बल्ब, एलईडी, ये वो सब चीजें, फैन बोलो या फिर यू नो व्हाट प्लेन ले लो एंड वगैरह वगैरह। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अगर न्यूटन नहीं बताते तो उसके ऊपर रिसर्च, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर फिर से रिसर्च राइट्स ब्रदर नहीं करते, और फिर से वो लोग प्लेन भी नहीं बनाते ना, राइट। तो हम लोगों को ये देखने मिलता है कि मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी पास्ट के बारे में सोचता है, राइट, या पास्ट के रिलेटेड किताबें पढ़ता है, उसके ऊपर क्वेश्चन क्रिएट करता है, रिलायबल एविडेंस ढूंढता है, और फिर वो बताता है कि भाई पास्ट में ऐसा हादसा हुआ था इसीलिए आज हम लोग ये जिंदगी जी रहे हैं, राइट, आज हम लोग ये जिंदगी जी रहे हैं, या आज हम लोग ये सब चीजें फॉलो कर रहे हैं। तो पास्ट के बारे में स्टडी करना, राइट, और पास्ट हम लोगों को देखने मिलता है, पास्ट के बारे में बताना, मैनकाइंड जर्नी के बारे में बताना कि कैसे यू नो व्हाट इंसानों में चेंजेस आए। आज यू नो व्हाट आज हम लोगों को, आज हम लोग हिंदी भाषा में बात करते हैं, इंग्लिश, फ्रेंच लैंग्वेज, बहुत सारी भाषाओं में हम लोग बात करते हैं, तो इससे पहले कौन सी भाषा में बात किया जाता था? जैसे हम लोगों को देखने मिलता है मैनकाइंड जर्नी, राइट, अगर मैं बात करूंगी तो पहले इंसान का जन्म हुआ, राइट, फिर धीरे धीरे हम लोगों को देखने मिलता है कि इंसान जो है वो आदिवासियों की लाइफ जीते थे, फिर उन लोग कपड़ा वगैरह पहनने लगे, फिर घर बनाने लगे, राइट, खाना खाने लगे, धीरे धीरे ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई, अलग अलग सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन आया, इजराइल सिविलाइजेशन आया, सब सिविलाइजेशन, राइट, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ऐसे अलग अलग सिविलाइजेशन उन्होंने अपने तौर तरीके बनाए, राइट, इसीलिए आज हम लोग ये जिंदगी जी रहे हैं ना। तो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी जो है वो मैनकाइंड जर्नी के बारे में बताता है, राइट, कि इंसानों ने अपनी सोशल, इंसान पहले के जमाने के लोगों की सोशल लाइफ कैसे थी, पुराने जमाने में एंशिएंट पीरियड में लोग कैसे रहते थे, उनका रहन सहन क्या था, कौन सी भाषा में बात करते थे, राइट, फिर उनका कपड़ा कौन से स्टाइल का पहनते थे, फिर उसके बाद में कैसे डेवलपमेंट होते गया होते गया होते गया होते गया, एंड आज हम लोग इस लेवल पे है। तो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी इस ग्राफ को डिस्क्राइब करता है, इस ग्राफ के बारे में बताता है। इन शॉर्ट मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी जो है हम लोगों को देखने मिलता है मैनकाइंड जर्नी के बारे में बताता है। तो वहां पे कहीं पे भी डिवाइन पावर या तो फिर हम लोगों को गॉड गॉडेस एंड डीमन नहीं देखने मिलता। ओके, it is said that the modern historiography with the above characteristics has its root in ancient Greek historical writing. History is an originally a Greek term. Herodotus, the Greek historian of the 5th century BCE, used it first for his book entitled The Histories. जैसे हम लोग इतिहास ये वर्ड बोलते हैं ना, संस्कृत में ये वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है इतिहास, आपको क्या लगता है कि ये कोई हिंदी वर्ड है या फिर ये कोई मराठी वर्ड है? नो, इट्स अ संस्कृत वर्ड इतिहास, इतिहास का मतलब होता है हिस्ट्री। वैसे ही हम लोगों को देखने मिलता है कि मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी या मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी जो है, इसके रूट, इसकी जड़ें जो है हम लोगों को ग्रीक सिविलाइजेशन में देखने मिलती है। ग्रीक सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड,
Greek civilization, I will repeat again, Greek civilization is the oldest civilization of the world. And हम लोगों को देखने मिलता है हेरोडोटस, राइट? हेरोडोटस, ये आप लोगों ने बहुत नाम शायद से सुना होगा, बट आई रिमेम्बर मैं जब छोटी थी तब हेरोडोटस के ऊपर एक कार्टून आता था, राइट? तो दैट्स व्हाई ये कैरेक्टर जो है हमारे दिमाग में ऐसे दिलो दिमाग पे पूरा छा गया है, बिकॉज हम आई स्टिल रिमेम्बर कि ग्रीक सिविलाइजेशन के ऊपर एक अच्छा कार्टून आता था, एंड हम लोगों को कार्टून की तो हिस्ट्री पता चलती थी। सो हेरोडोटस हम लोगों को उसको ग्रेट हिस्टोरियन करके कहा जाता है, राइट? एंड ही वाज द किंग ऑफ ग्रीक, ग्रीक सिविलाइजेशन के वो राजा थे, राइट? वेरी फेमस हैंडसम, हम लोगों को देख हेरोडोटस वाज, हेरोडोटस जो है वो बहुत हैंडसम थे दिखने में, उनका दिमाग भी बहुत शार्प था, वो बहुत इंटेलिजेंट थे, राइट? तो हम लोगों को देखने मिलता है कि उन्होंने मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी जो है उसके बारे में बताया, या मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की जड़ें जो है, रूट्स जो है, वो हम लोगों को ग्रीक में दिखाई देती है। तो हेरोडोटस ने एक किताब लिखी थी, द हिस्ट्रीज मतलब इतिहास, राइट? उन्होंने अपने पूर्वजों के बारे में लिखा था। तो उन्होंने जब अपने पूर्वजों को, हेरोडोटस ने जब ग्रीक सिविलाइजेशन या फिर अपने पूर्वजों के ऊपर जब किताब लिखी थी, तो उन्होंने ऐसे नहीं कि बाबा अपने ग्रैंडफादर या अपने फादर को पूछ लिया कि बाबा आप मुझे बताओ, स्टोरी नरेट करो, राइट? उन्होंने वो सब प्रूफ ढूंढ निकाले कि बाबा जो स्टोरी मेरे ग्रैंडफादर या फिर मेरे फादर जो मुझे स्टोरी बता रहे हैं उसमें क्या, कितनी सच्चाई है, इसके ऊपर स्टडी करना, राइट? फिर पुराने जमाने के तभी भी हुआ करते थे केव पेंटिंग्स एंड ऑल, उसके ऊपर स्टडी करना, इंस्क्रिप्शन, पुराने जमाने के जो इंस्क्रिप्शन है उसके ऊपर स्टडी करना, एंड फिर उन्होंने किताब लिखी द हिस्ट्रीज, राइट? तो इन शॉर्ट हम लोगों को ये देखने मिलता है कि मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की शुरुआत जो है, राइट, ये कहाँ से हुई थी? ग्रीक से। किससे हुई थी? हेरोडोटस, ही वाज द किंग ऑफ ग्रीक, एंड प्लस हम लोगों को देखने मिलता है ही वाज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। सो यहाँ पे मैंने आपको मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी एक्सप्लेन किया है, कुछ कंफ्यूजन है आप लोगों को? एनीवन? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट, कोई कंफ्यूजन? बिकॉज दिस फोर पॉइंट आर क्वाइट कंफ्यूजिंग। तो हो सकता है कि आपके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया हो, या कोई टर्म आपको नहीं समझ में आया हो, या कोई वर्ड का मतलब नहीं समझ में आया हो, तो यू कैन आस्क मी। एनीवन? किसी को भी डाउट नहीं है? गुड, दैट्स नाइस, दैट्स रियली गुड। चलो, आप लोगों को डाउट नहीं है, हम लोग फटाफट इस ऑरेंज बॉक्स की तरफ जाएंगे। नाउ, अब ये जो इंस्क्रिप्शन आपको दिखाई दे रहा है, व्हाट आई विल डू इज, मैं नेक्स्ट लेक्चर में, वैसे भी टाइम खत्म हो गया एक्सप्लेनेशन के लिए, आपको 10 मिनट चला जाएगा, एंड अगेन यू विल टेल मी कि मैम आपने 10 मिनट लेक्चर एक्सटेंड किया एंड ऑल, एंड ऑब्वियसली मैं इतना पढ़ाऊंगी तो आप लोग बोर हो जाओगे। सो व्हाट आई विल डू, मैं ये सिर्फ रीड करती हूँ, राइट? रीड करती हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका आपको पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगी कि ये इंस्क्रिप्शन का जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है आपके टेक्स्ट बुक में, राइट, और ये इंस्क्रिप्शन आज भी मौजूद है फ्रांस के लवरे म्यूजियम में, राइट, ये कहाँ से मिला था, कैसे मिला था, और ये किसके रिलेटेड है, ये मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। अभी मैं सिर्फ ये पैराग्राफ पढ़ लेती हूँ, राइट? वो जो ऑरेंज बॉक्स है वो पढ़ लेती हूँ। The above picture shows as a fragment of the earliest inscription. The forward marching files of the soldiers holding the shield and spear is sincere. The general is in the front. The tradition of historical events can be traced back to the samurai civilization in Mesopotamia. The name as in samurai king and stories of battle fought by them have been preserved in various inscriptions. The earliest inscription showed about date back to 4500 BCE. It record a battle fought between two kingdoms. It is now displayed at the Louvre Museum in France. Okay, इसका explanation जो है वो next lecture में no doubt, मैंने read किया तो आप लोगों को समझ में आया होगा,
तो आपके दिमाग में ये होगा कि समुराइन सिविलाइजेशन, राइट, क्या है, समुराइन सिविलाइजेशन क्या है, वगैरह वगैरह। इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको या डिटेल एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। आपको कुछ भी डाउट है, आज मैंने जो भी आप लोगों को पढ़ाया उसमें अगर आपको कुछ भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट। नाउ ये टॉपिक में इतना क्यों आप लोगों को डीप में पढ़ा रही हूँ, बिकॉज स्टार्टिंग के जो 2 टॉपिक है, फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद के जितने भी टॉपिक्स जो है, राइट, मैं आप लोगों को ऐसे नहीं कि मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, मैं ऑब्वियसली आपको पढ़ाने वाली हूँ, बट यहाँ पे आपको हिस्ट्री का सब कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट और सेकंड टॉपिक में हिस्ट्री के सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे ना, तो बाकी के टॉपिक आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, क्योंकि जितने भी हार्ड वर्ड्स या डिफिकल्ट टर्म जो है वो इसी टॉपिक में, फर्स्ट और सेकंड टॉपिक में। ये एक बार आप लोगों का क्लियर हो गया तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टॉपिक आपको इजीली क्या होगा, समझ में आ जाएगा। आपको उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को इतना टाइम दे रही हूँ। ओके, चलो, आपको कुछ भी डाउट है नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हो। दैट्स इट फॉर द डे, हैव फन, मजे करो, बाय बाय।